आगे नहीं बढ़ पाते। सन, आपको पता है कि जैसे मैंने कहा था कि आत्मा है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर ऑल ऑफ अस, और ये सन जो है एक साइन में 1 महीने के लिए रहता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, 30 दिन या 31 दिन। और जितने भी सोलर कैलेंडर हैं दे आर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन। जब भी सन साइन चेंज करता है तो नए महीने की शुरुआत होती है। उस दिन को हम कहते हैं संक्रांति। और इसका मतलब ये हुआ कि साल में 12 संक्रांति होनी चाहिए, और होती हैं, लेकिन हम लोग जब भी संक्रांति की बात आती है तो एक ही संक्रांति से परिचित हैं, उसका नाम है मकर संक्रांति। और इनफैक्ट 12 संक्रांति हैं, और जो नॉलेज है, जैसे हम सब हैं, आप लोग हैं, जिनको पता है कि सन जिस समय साइन चेंज करता है, इसलिए कि हाउस वार्मिंग होती है तो आप सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेलिब्रेशन क्या करते हैं, पूजा पाठ, अपने गुरु के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और 12 की 12 संक्रांतियों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो मकर संक्रांति है वो स्पेशल संक्रांति है, क्योंकि उस दिन सन जो है मकर राशि में एंटर करता है, इसलिए हमने उसको मकर संक्रांति कहा। ये मकर संक्रांति पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, हर स्टेट में किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई मकर संक्रांति इज इम्पोर्टेंट ओवर द अदर संक्रांति, अदर 11 संक्रांति। तो इसके 2 रीजन हैं। अगर आप साइंटिफिक रीजन देखेंगे तो उस टाइम जनवरी के महीने में जो सूर्य होता है वो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि द एनर्जी दैट वी गेट इन द मंथ ऑफ जनवरी फ्रॉम द सन is 6% more than what we get in the month of July when the sun is the farthest from the earth. तो ये सन की एनर्जी जो है उस समय जनवरी के महीने में हमको सबसे ज्यादा मिलती है, और सन की एनर्जी से ही हमारा एग्जिस्टेंस भी है। आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि जिसको सन की लाइट नहीं आती जिस घर के ऊपर, वहां पर बीमारियां बहुत होती हैं और कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। और वैसे भी देखिए कि नवंबर से लेकर मार्च के जो टाइम है उसको हमने हेल्दी सीजन कहा। उस समय बीमारियां सबसे कम होती हैं, डॉक्टर के पास लोग कम जाते हैं, डॉक्टर भी परेशान होते हैं कि हेल्दी सीजन चल रहा है, पेशेंट नहीं आ रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि सन हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और हम सन को हमने गॉड माना। क्यों माना? बिकॉज वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सन एक्चुअली, इसलिए हमने उसको ईश्वर कहा। बिना उसकी एनर्जी के हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है सन हमारा मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है सन की, और इसीलिए हमने उसको एक बहुत ही खास तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका ऑनर करते हैं। ये हो गया साइंटिफिक रीजन। और एक प्रिंसिपल भी है ज्योतिष में, आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं, जिनका बर्थ जनवरी में होता है और जिनका बर्थ जुलाई में होता है, the people who are born in the month of January, they are physically more strong than the people who are born in the month of July, because जुलाई में सन की एनर्जी हमारे पास सबसे कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है। आपने सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में, आप सभी जानते भी हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि जब सन मकर राशि में एंटर करता है तो उस हम कहते हैं उत्तरायण की शुरुआत हो गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का मूवमेंट शुरू हो गया। और ये सन जब तक मिथुन राशि में रहता है तो ये उत्तरायण का समय होता है, और उसके बाद जब 4 नंबर से 9 नंबर तक राशि में जाता है तो उसको हम कहते हैं दक्षिणायन का टाइम। एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष में, उत्तरायण के समय को शुभ माना गया और दक्षिणायन के समय को अशुभ माना गया। तो ये एक शुभ समय की शुरुआत है, तो दैट्स व्हाई मकर संक्रांति बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। और अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड भी कराऊं कि रामायण आपने सबने देखी है, आजकल चल भी रहा है सीरियल आपका दूरदर्शन के ऊपर जो है। तो जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और उनको वरदान था कि जब अपनी इच्छा से वो प्राण त्याग कर सकते हैं, लेकिन वो प्राण त्याग नहीं कर रहे, वो कष्ट को सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण टू स्टार्ट। जैसे उत्तरायण स्टार्ट होगा मैं अपने प्राण त्याग करूंगा, शुभ समय में अपने प्राण त्याग करूंगा। आपने महाभारत भी देखा है, महाभारत भी चल रहा है आजकल। कहते हैं कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, और कुछ लोग कहते हैं पागल था, बेवकूफ था, बट हम सभी जानते हैं कि बहुत विद्वान था वो।
सर उल्टा बोल दिया आपने, कोई बात नहीं। क्या? रामायण की जगह महाभारत बोल दिया, महाभारत की जगह रामायण बोल दिया। सॉरी, मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, कुंभकर्ण की, कि कुंभकर्ण रामायण में था। सॉरी, रामायण में कहाँ से आ गया कुंभकर्ण? रामायण में तो था, उसका रावण का भाई कुंभकर्ण। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं रियली आई एम सॉरी। तो उसमें जो है वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो कहते हैं कि हम कहते हैं बेवकूफ था या ठीक नहीं करता था वो, बट अगर आप देखिए तो बहुत विद्वान था। और जो भी हमारा आजकल मैनेजमेंट में हमको पढ़ाया जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हम कैसे रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज करें। अब जो शुभ समय है उसमें आपने काम किया, और जो आपका खराब समय है उसमें आपने आराम किया, उसको आपने मतलब शुभ समय को यूटिलाइज किया और अशुभ समय में आराम किया। तो दैट इज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, बल्कि बहुत ही वो एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ज्ञाता था जो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता था। तो ये सन का मूवमेंट है कि 12 संक्रांति हैं, और हमने कहा कि मकर संक्रांति हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा मून के बारे में थोड़ा सा, जो है कि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मून एक बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, डेली अगर आप देखें तो उसका साइज जो है चेंज होता है। और एक बार अगर हम प्लैनेट का बेसिक नेचर समझ लेंगे तो मैंने कहा था कि प्रिडिक्शन बहुत आसान है। prediction is nothing but a common sense. Only thing is कि you have to understand the basic nature of planet as well as the science. तो मून जो है वो बदलता है रोज, उसका रोज साइज चेंज होता है। वही पोजीशन मून की जब होती है, जो हमारे हॉरोस्कोप में किसी भी जब हाउस में होता है, किसी भी हाउस में होता है, तो आप उसी एंगल से देखिए। मान लीजिए कि किसी का लग्न में मून है, तो आप देखिए ऐसे व्यक्तियों का मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। अभी आज आप जाएंगे मूड और होगा, कल जाएंगे तो उनका कुछ मूड और होगा। मान लीजिए कि चंद्रमा आपके 4th हाउस में है, तो ऐसे व्यक्तियों का 4th हाउस हमारा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का भी है। तो आप देखिए कि ऐसे लोग एक जगह, उनका जो रहने का मकान होता है, एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहते, बार बार अपना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन चेंज करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को देखिए जिनका की मून जो है 10th हाउस में है, कि हाउस ऑफ प्रोफेशन है, तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोफेशन चेंज करते हैं। वो एक जगह टिकते ही नहीं है, जहाँ एक साल काम किया वो बोर हो जाते हैं, नहीं 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 वी हैव टू गो समवेयर एल्स एक्चुअली। तो बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज करते हैं। और ऐसे ही इसीलिए जो है मून को 7th में भी हमने बहुत अच्छा नहीं माना, क्योंकि उसमें चेंज करने की जो हैबिट है वो बहुत खराब है एक्चुअली। और कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि जो अमावस्या का व्रत होता है, जब एक साथ होते हैं, कि ऐसे व्यक्तियों का शायद माइंड बहुत अच्छा नहीं होता। और आज जैसे पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, वी आर सेलिब्रेटिंग बुद्ध पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन हमारे माइंड की पोजीशन कुछ और होती है, और अमावस्या के दिन क्योंकि सबसे छोटा चंद्रमा होता है, तो हमने कहा कि मून हमारा वीक है। मैंने जैसे भी कल भी परसों भी बताया था आपको कि मून की सिर्फ एक कहना कि इस तिथि है या इस हाउस में प्लेस्ड है, वो सफिशिएंट नहीं है ये कहने के लिए कि मून वीक है या स्ट्रांग है। बट वन थिंग इज वेरी डेफिनेट, कि जो सन और मून का एसोसिएशन है, कंजंक्शन है, कॉम्बिनेशन है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज फार एज द डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। सन क्या है? सन है हमारी विल पावर। मून क्या है? इमोशंस। तो इसे परफेक्ट ब्लेंड ऑफ विल पावर एंड इमोशंस। कहते हैं ना कि जो लोग दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं, वो उनके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड डिसीजन मेकर। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल व्हेन द बर्थ टेक्स प्लेस ऑन द डे ऑफ अमावस्या एंड व्हेन सन एंड मून दे आर प्लेस्ड टुगेदर इन द हॉरोस्कोप। सन मून की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं, कि आप देखिए कि बहुत से, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं बहुत लोगों के हॉरोस्कोप में, और लगता है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और इतने महापुरुष योग हैं, इतने राजयोग हैं, और हम लोग यही तलाश करते रहते हैं कि इतने बड़े बड़े राजयोग होने के बाद इस व्यक्ति इतना गरीब क्यों है, इसके पास पावर क्यों नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड
कि जब तक सन स्ट्रांग नहीं होगा आपके हॉरोस्कोप में, कोई भी राजयोग, कोई भी महापुरुष योग ऑपरेट होगा ही नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कितने भी राजयोग हों आपके हॉरोस्कोप में, कितने भी इंपॉर्टेंट योग हों आपके हॉरोस्कोप में, अगर सन स्ट्रांग नहीं है तो वो योग ऑपरेट ही नहीं होगा, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर सन मान लीजिए स्ट्रांग है भी और मून वीक है, तो दैट योग विल नॉट बी सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आएगा भी तो बहुत कम टाइम के लिए आएगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, तो इसलिए भी उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये एक पॉइंट जब भी आप हॉरोस्कोप देखने जा रहे हैं तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जब तक उस हॉरोस्कोप में सन और मून स्ट्रांग नहीं है, कितने भी राजयोग हों, कितने भी महापुरुष योग हों, कितने भी अच्छे योग हों, वो बिल्कुल ऑपरेट नहीं होंगे। आप देखते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे हॉरोस्कोप को कि इतने अच्छे अच्छे योग हैं, वो ऑपरेट क्यों नहीं हो रहे। तो इसीलिए सन मून का आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ये भी कहा गया कि जो भी प्लैनेट हैं, हम लोगों ने बात की कि कुछ अशुभ ग्रह होते हैं, कुछ शुभ ग्रह होते हैं। अशुभ ग्रह जबकि दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो हमको परेशान करते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत बहुत रेमेडीज करते हैं, मंदिरों में जाके लाइनें लगाते हैं, दूर दूर जाते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी ग्रह अगर खराब है तो उसका उपाय करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज है कि हमने सन मून और जल वायु आकाश को देवता माना और इवन धरती को भी हमने देवता माना। क्यों माना देवता? क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं जिनके बिना हमारा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप इन्हीं को रेस्पेक्ट कर दीजिए, इन्हीं का सम्मान कर दीजिए, तो मैं बताता हूं कि आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। कैसे हम सम्मान कर सकते हैं? जैसे हम लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, और कम से कम इतना तो ध्यान कर सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की तरफ मुंह करके मल मूत्र का त्याग तो मत करिए। कम से कम आपने पहले देखा होगा, जब हम, मुझे भी ध्यान है कि हम लोग कभी बच्चे होते थे, कुछ लोग वो जबरदस्ती जो है पैर से जमीन को पीटते रहते थे या डंडे से मारते रहते थे, तो माँ बाप मना करते थे कि क्यों कर रहे हो, बड़ा अशुभ माना जाता था वो। इसके अलावा भी हम लोग इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब कुछ खराब करने में लगे हुए हैं। और जितना जितना हम ये पोल्यूशन कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उतने ही ग्रहों को हम खराब कर रहे हैं। और अगर आप इन जो नेचुरल चीजें हैं जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं, सिर्फ आप उनका रेस्पेक्ट करेंगे तो मैं बताता हूं कि आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे कि सन मून है, हमारे मदर एंड फादर हैं, तो पहले सिखाया जाता था कि हमें अपने माता पिता के सुबह उठकर सबसे पहले पैर छूने हैं, चरण स्पर्श करने हैं, उनका आशीर्वाद। हम लोग भूल गए, आजकल कोई नहीं लेता। और हम लोग बहुत बड़े बड़े उपाय करने के लिए दुनिया भर के मंदिरों में जाते हैं, दान देते हैं, लेकिन सन मून कैसे ठीक होगा जब तक आप अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितने भी बड़े बड़े आप हवन करा लीजिए, पंडितों से जप करा लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा जैसे मंगल है, मंगल आपके को बॉर्न को रिप्रेजेंट करता है, भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके साथ अफेक्शनेट रहिए, उनके बड़े हैं तो उनकी भी रेस्पेक्ट करिए। और मंगल जो है वो हिंसा का भी कारक है, और हिंसा तीनों तरह से होती है, मन वचन काया से, बॉडी से भी, माइंड से भी, और बोलने से भी होती है। तो तीनों के ऊपर कंट्रोल करिए। और कुछ नहीं है तो अगर कोई जरूरी है, पेशेंट किसी को जरूरत है, तो ब्लड को डोनेट करिए। फिर देखिए मंगल आपको कभी कुछ कह ही नहीं सकता, मंगल जो है कभी भी आपको खराब नहीं करेगा। मरकरी है, मरकरी जो है वो टीन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं, तो उनके साथ अफेक्शनेट रहिए, उनकी हेल्प करिए। और मंगल बोलने का भी कारक है। कभी कभी देखा होगा कि हम लोग उल्टा सीधा किसी के बारे में बोलते रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। और आजकल जैसे आप लोग टीवी पर देख रहे हैं कि दो पार्टियां बैठा दी और दोनों एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं?
सबसे ज्यादा अपने बुद्ध को खराब कर रहे हैं, उससे बड़ा तो उनका बुद्ध खराब नहीं हो रहा। और देख रहा है ईश्वर, ईश्वर जो है किसी को नहीं छोड़ता, नेचर जो है वो किसी को नहीं छोड़ती है। तो अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे किसी के बारे में, किसी के बारे में अपशब्द कहेंगे, गलत शब्द बोलेंगे या कोई गलत लेख लिखेंगे, हर तरह से बुद्ध जो है आपका खराब होता है। तो अगर बुद्ध को आपको सही रखना है तो कम से कम जो है, जो टीन्स हैं उनके साथ अफेक्शनेट रहिए, कभी भी गलत मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए किसी के बारे में। कोई अगर लिखना है तो आप फैक्ट लिखिए, फैक्ट को आप डिस्टॉर्ट करके मत लिखिए, गलत तरीके से मत पेश कीजिए, या कोई गलत ऐसे आर्गुमेंट में मत पड़िए। बृहस्पति है, बृहस्पति को हमने माना कि गुरु हैं। जितने भी हमारे एल्डर या ओल्डर्स हैं, जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लोग हैं, वो सब गुरु के कारकत्व में आते हैं, उनको आपको रेस्पेक्ट करना है। और ये भी कहा कि अगर हम कोई भी झूठी गवाही देते हैं, कोर्ट में हो या किसी भी और जगह है, तो गुरु हमारा उससे खराब। तो इनको रेस्पेक्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने टीचर का, अपने जितने भी घर में बड़े लोग हैं उनको रेस्पेक्ट आप नहीं कर रहे। जितने भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो भी गुरु के उसमें आते हैं। जितने भी तपस्वी लोग हैं, जितने भी बहुत हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, वो सब गुरु के कारकत्व में आते हैं। तो उनका आप रेस्पेक्ट करिए, उनको रेस्पेक्ट करने में तो आपका कुछ नहीं जाता। और करेंगे नहीं, लेकिन हम साईं बाबा की पूजा करेंगे, पीली चीज का दान करेंगे, लाइनें लगी रहेंगी, लेकिन हम जो घर पे हम कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। शुक्र है, शुक्र हमारे अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अपोजिट सेक्स के साथ अच्छा रिलेशन रखिए, और एटलीस्ट यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। तो और शनि, शुक्र जो है साफ सफाई का कारक भी है। अपने शरीर को साफ रखिए, अब जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ रखिए, तो शुक्र आपको कुछ नहीं कहेगा। शनि है, शनि जितने भी जो लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, या हमारे जो हेल्प होते हैं घरों में, मेड सर्वेंट होते हैं, वैसे सर्वेंट होते हैं, या स्टेशन पर कुली हैं, या जो भी लोग मेहनत करते हैं, वो सब शनि के कारकत्व में आते हैं। उनके साथ आपके जो रिलेशन है, मतलब वो खराब नहीं होने चाहिए। खराब मतलब ये उनका, मैं नहीं कहूँगा कि उनका आदर करना चाहिए, लेकिन जो उनका हक है, जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, उनको टाइम से मिलना चाहिए। और आपको देखना है कि वो किसी तरह से दुखी ना हो। जो भी आप हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प करते रहिए, और ये गारंटेड है कि शनि आपको कुछ नहीं कहेगा। और शनि जो है, जैसे मैंने कहा था कि डिसिप्लिन का प्लैनेट है, जस्टिस का प्लैनेट है। शनि वांट दैट यू हैव टू रिमेन इन डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन लाइफ है तो शनि आपको कुछ नहीं कहने वाला। कोई जरूरत नहीं है आपको शनि मंदिर में जाकर लाइन लगाने की। आप लाइफ को डिसिप्लिन रखिए। नहीं रखेंगे, लेकिन हम, हाँ, मंदिर में तो चले जाएंगे, लेकिन वो लाइफ को ठीक नहीं रखेंगे। ईगो है, अपना जो अहंकार है उसको कंट्रोल में रखिए। और अगर, जैसे मैंने लास्ट में कल एग्जाम्पल भी दी थी कि जो सिख लोग होते हैं, जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपके जूते पहले माथे पर लगाते हैं। आप सोचिए कि उन्होंने अपने ईगो को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और उनकी क्या कुछ, अब किसी को आप देखिए, मतलब जस्ट हैव एन एक्सपीरियंस कि जो लोग माथे पर लगा रहे हैं आपके जूते, वो कौन लोग हैं? दे वेरी वेरी रिच पीपल, वेरी वेल्दी पीपल, वेरी हाई क्लास पीपल इन द सोसाइटी। और उनको कभी नहीं होता, दे मेंटेन द सेम स्टेटस आल्सो। तो ये हमें देखना है कि जैसे शनि है, जनरली लोगों को परेशान करता है, और हम इधर उधर भागते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, बहुत दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उससे जो है कुछ नहीं बना। राहु केतु हैं, राहु केतु जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, जो सैनिक संस्थाओं में काम करते हैं, जो अस्पतालों में काम करते हैं, उनको सब राहु केतु के कारकत्व में आते हैं। आप उनका जो है, उनके प्रति जो भी आप कर सकते हैं, जो भी उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, तो दैट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ राहु एंड केतु। आप क्यों इधर उधर चक्कर पड़े? तो इसलिए कोई भी रेमेडी के लिए एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कहता कि आप बाहर जाके रेमेडी करिए। सब आप घर में बैठ के कर सकते हैं। और एक गुरु हुआ करते थे मेरे, तो वो बताया करते थे कि रेमेडी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप 3 चीजें ध्यान में रखिए।
मैंने कहा क्या है? उनका खाने का 25%। खाना मतलब जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी आप दूसरे के लिए निकालिए, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा बना के निकालिए। अगर आप 4 रोटी नॉर्मल तरीके से खा रहे हैं, 4 आपकी भूख है, तो 1 रोटी उसमें से निकाल कर आप किसी और को दीजिए। जितनी भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपकी जो सैलरी मिल रही है या जो इनकम है उसका 10% किसी दूसरे के लिए दीजिए। और अपने टाइम का 1 घंटा, 24 घंटों में से 1 घंटा अगर आप किसी दूसरे के लिए देंगे तो कोई भी लाइफ में उपाय करने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट रेमेडी विच एनीवन कैन थिंक ऑफ। आज जैसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं और लॉर्ड बुद्धा ने लाइफ को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन कर दिया था। उसने कहा, उसने लाइफ इज सफरिंग, दैट्स ऑल। और फिर उसने रेमेडी भी बताई कि इसकी रेमेडी क्या है। एंड यू नो व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी इज कंपैशन, करुणा, एंड दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ज्योतिष भी हमारा वही कहता है कि आप दूसरों के लिए कुछ करिए, दूसरों को, अगर आप कोई दुखी इंसान है तो उसकी हेल्प करिए, वही करुणा है। वही हमें जो आज के दिन पर्टिकुलरली जब हम बुद्ध पूर्णिमा का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा भी हमको यही सिखा रहा है कि करुणा करिए, जिससे कि आपको और कोई उपाय करने की जरूरत ना पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी अगर प्लैनेट आपको परेशान करता भी है तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मतलब लाइफ को डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा और सारे उपाय आपके घर पर ही अवेलेबल हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो I think this was all about planet and the longitude that we see on the first page, that is the first table. और हमें क्या करना है उसमें कि हर प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड देखा कितने डिग्री का है, किस साइन में है, उस साइन का लॉर्ड क्या है, किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के कौन से पद में है और उस नक्षत्र का लॉर्ड। ये सब चीजें काम आएंगी हमें उस प्लैनेट के रिजल्ट देखने के लिए कि इस साइन में है तो ये रिजल्ट होगा, इस नक्षत्र में है तो ये होगा। और आजकल आपको मालूम है कि ऑल प्रेडिक्शंस आर नक्षत्र बेस्ड। तो इवन दे गो टू द एक्सटेंट कि अगर प्लैनेट नक्षत्र के इस पद में है तो ये रिजल्ट होंगे, इस पद में है तो ये रिजल्ट। तो ऑल दीज थिंग्स नाउ यू नो कि कौन सा प्लैनेट है, कितने डिग्री का है, किस साइन में है, किस लॉर्ड में है, कौन सा नक्षत्र है, और प्लैनेट कंबस तो नहीं है जैसे हम लोगों ने परसों बात की थी, प्लैनेट रेट्रोग्रेड तो नहीं है। तो ये सब चीजें जब आपके माइंड में इम्प्रिंट बन जाएगा अबाउट ऑल द प्लैनेट, देन वी प्रोसीड एक्चुअली। नाउ नीचे क्या है? नीचे है लग्न चार्ट बना हुआ है। नीचे जो है उसके लग्न चार्ट बना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि लग्न चार्ट क्या है? 12 घर हैं और लोग किताबों से रटते रहते हैं कि इस हाउस की सिग्निफिकेशंस क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, और बड़ा कंफ्यूजन रहता है माइंड में। और कभी कभी याद भी नहीं रहता यार कि किस हाउस से देखें किससे ना देखें। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ये बहुत सिंपल चीज है जो आपका लग्न चार्ट है। दिस इज नथिंग बट योर एंटायर लाइफ साइकिल। आपने पता है कभी कि इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है किसी हाउस की सिग्निफिकेशन देखने के लिए। लग्न क्या है? हमारा शरीर है। जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में तो वी आर बॉर्न विद द बॉडी, तो शरीर हो गया लग्न। तो कोई कारकत्व नहीं है, शरीर जो हमारा वो लग्न हो गया। फिर जब हम पैदा होते हैं तो हमें क्या चाहिए? वी नीड द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। हमें सर्वाइव करना है और सस्टेन करने के लिए लाइफ को हमें कुछ मीन्स चाहिए। मीन्स क्या होता है? वेल्थ एंड फैमिली। फिर आगे बढ़ा, जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं, अपना जो भी एडवेंचर है या कुछ काम करना हम शुरू करते हैं, तो वो थर्ड हाउस हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वी नीड सम कंफर्ट्स इन द लाइफ। अगर हमें कुछ काम भी कर रहे हैं तो वी नीड सम कंफर्ट्स, तो वो फोर्थ हाउस हो गया। जैसे माँ हो गया, घर हो गया, ये सब चीजें फोर्थ हाउस। फिर क्या है? वी क्रिएट। जब हम और बड़े हो जाते हैं तो वी क्रिएट। एक्चुअली क्रिएशन में अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें आ जाए। तो वो फिफ्थ हाउस हो गया।
छठा घर क्या है कि लाइफ तो जैसे मैंने कहा सफरिंग है, प्रॉब्लम आएंगी, आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको रास्ते में, बहुत परेशानियां आएंगी। तो जितनी भी परेशानियों का कारण है वो छठा घर है। जितने भी आपकी डिसीज है, डेथ है, एनिमीज हैं, छठा घर हो गया। फिर उनको आप पार करते करते कहाँ पहुंचे? सातवें घर पर। सातवां घर क्या है? भोग स्थान, अपोजिट सेक्स का हाउस। फिर आठवां घर पहुंचे लॉन्गेविटी, यू टू सर्वाइव फॉर लॉन्गेविटी। फिर लास्ट में धर्म, अर्थ और प्राप्ति, 9, 10, 11 हाउस, और 12th हाउस का एंड हो गया। और 11th हाउस को हमने मान लिया कि ये फाइनेंशियल गेन्स का हाउस है। बट अगर आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो ये कहते हैं कि हर स्थान है। हर मीन्स होता है एंड ऑफ एक्टिविटी। एक लाइफ जो है क्या है? लाइफ एक एक्टिविटी है। और जैसे भी कोई, जैसे हमने देखा फाइनेंशियल एंड होता है तो बैलेंस शीट बनाते हैं उसकी। तो ऐसे ही जब लाइफ एंड होती है तो उसकी एक बैलेंस शीट बनती है कि आपने इस लाइफ में क्या प्राप्त किया, व्हाट यू हैव गेन्ड इन द लाइफ इट विल गो विद यू। दैट इज द 11th हाउस। और लोग हमने मान लिया ऑल टाइप ऑफ गेन्स, बट बेसिकली दिस इज द फाइनेंशियल, नॉट फाइनेंशियल गेन बट द स्पिरिचुअल गेन्स दैट गो विद अस इन द नेक्स्ट लाइफ। और अगर आप दूसरे एंगल से भी देखें कि पहला घर क्या है? हमारा बॉडी है, एंड everything connected with the body. Everything connected with the body means your health, your temperament, your nature, your personality, all those things they become the part of the body. तो फर्स्ट हाउस वो हो गया। अब कोई सिग्निफिकेशन की याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको फर्स्ट हाउस के क्या सिग्निफिकेशन होते हैं। सेकेंड होता है योर पोजेशंस और द थिंग्स यू आर पजेसिव अबाउट। आप सबसे ज्यादा पजेसिव किस चीज के लिए होते हैं दुनिया? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो सबसे ज्यादा पजेसिव होते हैं अपने फेस के लिए। अपने फेस को सुंदर बनाने के लिए हम पूरी दुनिया भर की मेहनत लगा देते हैं। तो वी आर मोस्ट पजेसिव अबाउट आवर फेस। तो इसीलिए जो है सेकंड हाउस से हम फेस को देखते हैं। और किसके लिए पजेसिव होते हैं? अपनी फैमिली के लिए। तो वी सी फैमिली फ्रॉम द सेकंड हाउस। और वेल्थ के लिए सबसे ज्यादा पजेसिव होते हैं कि हमारा धन है हमारे साथ ही जाएगा। और हमारी स्पीच, हम कैसे बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है सेकंड हाउस की कारगर होती हैं। फिर थर्ड हाउस में आता है कि जैसे आप बड़े होते हैं तो यू गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। तो जितनी भी जो हेल्प मिलती है और चीजों से, वो सब के सब जो है थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस में आ जाती है। सबसे पहले हेल्प किसकी मिलती है आपको? आपके कोबॉर्न होते हैं, उनकी हेल्प मिलती है। अगर बॉडी की बात करें तो अपने हाथों से में हेल्प मिलती है, अपनी बाहुबल का जो इस्तेमाल हम करते हैं। हमारे कान हैं और हमारी कम्युनिकेशन है, जैसे हम बोलते हैं, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को। तो इन सब चीजों से हमें हेल्प मिलती है। तो थर्ड हाउस इज द हेल्प यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। तो जितनी भी हेल्प हमें मिलती है बाहर से, वो सारे के सारे थर्ड हाउस के आपके सिग्निफिकेशंस हैं। तो कोई आपको याद नहीं करना। देन जैसे मैंने कहा कि फोर्थ हाउस इज योर कंफर्ट्स। कंफर्ट्स में क्या आया? आपकी मदर आई सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ का जो सुख है। आपका रहने का स्थान हो गया, घर हो गया, आपके व्हीकल हो गए, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो जो भी चीजें आपके कंफर्ट के लिए है, जरूरी है, वो हम सब चीजें जो है फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे चले, फिफ्थ हाउस। मैंने कहा फिफ्थ हाउस इज व्हाट यू क्रिएट। जब आप बड़े होते हैं तो आप क्रिएट करते हैं लाइफ में, इसीलिए आप बच्चों को क्रिएट करते हैं। तो इसलिए प्रोजेनी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपने वर्च्यूज हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो आपके अंदर क्रिएट हुए, दैट वी सी फ्रॉम फिफ्थ हाउस। कविता लिखना शुरू करते हैं, दैट वी सी फ्रॉम फिफ्थ हाउस। आप खेलते हैं, आपका कोई एक्सपर्टाइज आप डेवलप करते हैं, आप रोमांस करते हैं, आप एंटरटेनमेंट करते हैं। So all these things they come under the significations of fifth house. उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो एक लाइफ का चक्र चल रहा है, लाइफ का साइकिल चल रहा है। अब हम सिक्स्थ हाउस में आए। जैसे मैंने कहा कि आपको रोकने वाले बहुत लोग हैं, आपकी टांग खींचने वाले आपको लाइफ में बहुत मिलेंगे। तो जितने भी आपके अपोनेंट्स हैं, जिनको कि आपको पार करना, जैसे कहा ना लाइफ इज सफरिंग,
सफरिंग को अगर आप सफरिंग की तरह से देखेंगे तो आप डेफिनेटली परेशान हो जाएंगे। डोंट सी लाइफ एज ए सफरिंग, सी लाइफ एज ए टास्क, कि आपको एक टास्क मिला है उसको हमें पूरा करना है। डोंट सी इट एज ए चैलेंज। तो आपकी बहुत बीमारियां होंगी, डिसीज होंगे, डेथ होंगे, एनिमीज होंगे, लीगल डिस्प्यूट्स होंगे। तो ये सब चीजें जो है वो 6th हाउस के कारकत्व में आ जाती हैं, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस इज अदर पर्सन्स इन योर लाइफ। जो भी दूसरे व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं, जब आप लाइफ का सफर करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको, दूसरे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आपका स्पाउस, जीवन साथी। दूसरा कौन हुआ? पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं हम 7th हाउस से देखेंगे। और इवन अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, then the players on the opposite side, they are also to be seen from the 7th house. तो जितने भी आपकी लाइफ में दूसरे लोग आएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो those all come under the significations of the 7th house. Then we come to the 8th house. 8th house is क्या है? जो battles for life, आप लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, कि जूझ रहे हैं कि अपनी लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए। तो 8th हाउस इज नथिंग बट द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी। फिर ये सब चीजों में क्या चीजें काम आती हैं? आपके फॉर्च्यून्स। 9th हाउस, 9th हाउस से आप अपना भाग्य देखते हैं, और जो भी मतलब आपके भाग्य हैं, जिससे आपका भाग्य बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हुआ आपका भाग्य बनाने वाला? आपका फादर। दैट्स व्हाई सी फादर फ्रॉम द 9th हाउस। आपकी हायर एजुकेशन, आप जो रिसर्च करते हैं, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी मास्टर हैं, जो भी मेंटर हैं, जो भी गाइड हैं, वो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिज्म है, all those things we see from the 9th house. 10th house is nothing but the purpose of life. Purpose of life is to do something. तो you are born with a mission in the life. ये पर्पज जो होना चाहिए कि हमारा एक मिशन है जो हमें इस लाइफ में कंप्लीट करना है। इसीलिए 10th हाउस को कहा हाउस ऑफ प्रोफेशन, कर्म का स्थान कहा। 11th हाउस मैंने कहा कि हाउस ऑफ गेन्स है, हर स्थान है, और जो भी जो एक्टिविटी है आपकी, वो लाइफ की एक्टिविटी यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है, आपकी बैलेंस शीट बनती है, और 12th हाउस आपका लॉस हो गया। तो इस तरह से जितने भी हाउसेस हैं, उनके कोई ऐसा नहीं कि आपको कारकत्व याद करने हैं। और एक बहुत ही एक, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि आपकी फॉर्च्यून देखते हैं, अभी भी जो हम लोगों की क्लास में लोग आते हैं, और मैं बताऊं आपको कि उनको एक्सपीरियंस है 20 साल 25 साल का, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि फादर किस हाउस से देखते हैं, हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। आधे लोग कहेंगे 9th हाउस से, आधे लोग कहेंगे 10th हाउस से। मतलब क्यों? एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही एक कॉमन सेंस वाली बात है। Then why this confusion even on such a small matter, and that too with the people who are already having an experience of 20-25 years? तो फादर क्या है? फादर के दो रोल होते हैं लाइफ में हमेशा, एक बच्चों के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए, आपकी माँ के लिए। तो हमारा जो लग्न है, दैट इज 5th फ्रॉम 9th हाउस। तो हम सभी जानते हैं, तो इसलिए हम अपने फादर के बच्चे। तो एज फार एज वी हैव टू सी हिम इन द रोल ऑफ फादर, देन वी हैव टू सी फ्रॉम द 9th हाउस। और अगर बिकॉज 10th हाउस इज 7th फ्रॉम द 4th हाउस, व्हिच इज द हाउस ऑफ मदर, तो अगर हमें उसको फादर को, अपने फादर को एज ए हस्बैंड ऑफ मदर देखना है, तो आपको 10th हाउस। और क्यों ये कहा गया? क्योंकि फादर का रोल बच्चों के लिए बिल्कुल अलग होता है और अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल अलग होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू सी दिस टू हाउसेस। फिर इन हाउसेस का क्लासिफिकेशन किया हमने, और उसको आगे जाने के लिए जैसे कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के हमने हाउसेस बना दिए। 159 को धर्म कहा, 2610 को अर्थ कहा, 3711 को काम कहा, और 4812 को मोक्ष कहा। अब बार बार ये सवाल आता है, और ये हमेशा चर्चा का विषय होता है कि हाउसेस का क्या रोल है। मैं कहूँगा हाउसेस का रोल इतना इम्पोर्टेंट है, जब भी हम लोग आप डिस्कस करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि प्लैनेट
कितना भी कैसा भी हो आपके हॉरोस्कोप में, unless it is placed in a good house, it will not going to, it's not going to give you any result at all. और अगर एक वीक प्लैनेट भी होगा, अच्छे घर में अगर प्लेस्ड है, उसकी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे। तो हमने हाउसेस का क्लासिफिकेशन किया। कैसे किया क्लासिफिकेशन? सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है आपके हॉरोस्कोप में, वो होता है लग्न। लग्न को हमने इम्पोर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी। तो अपने आप में ये योग कारक पोजीशन है। और सबसे खराब पोजीशन किसकी है? कौन सा हाउस है? तो अगर आप देखेंगे तो दैट इज द 8th हाउस। 8th हाउस को हमने इतना खराब क्यों कहा? पहली चीज, अगर आप लाल किताब को पढ़ेंगे तो लाल किताब ने 6, 8, 12 हाउसेस के बारे में लिखा है। 6th हाउस को लिखा है कि ये पाताल है, 12th हाउस को लिखा है खुला आसमान है, और 8th हाउस को लिखा है पाताल का भयानक अंधेरा। इट मीन्स दैट इज द मोस्ट डेंजरस हाउस एज पर द लाल किताब। बट हमें लाल किताब से नहीं जाना, वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस। आपका हाउस क्या है? 9th हाउस है, हाउस ऑफ फॉर्च्यून। और ये स्थान 8th हाउस इज 12th फ्रॉम द 9th हाउस। क्या मतलब हुआ? भाग्य की हानि। ये हाउस ऐसा हाउस है जो आपके भाग्य की हानि करता है। और जैसा हम जानते हैं कि भाग्य हमारे लिए सर्वोपरि है। जब तक आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो और हाउस कितने भी खराब हो, कुछ नहीं मिलने वाला। और बाकी हाउस कितने भी खराब हो, लेकिन अगर आपका भाग्य स्थान अच्छा है तो आपको सब चीजें मिलेंगी। तो ऐसा हाउस जो हमारे भाग्य की हानि करता है, नेचुरली वो सबसे खराब होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो 6th हाउस इज कंसर्न्ड विद आवर हेल्थ, and 12th house is concerned with the finance, and 8th house is the house of morality also. तो जैसे कहा कि if wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost. इसका मतलब अगर हम तीनों हाउसेस का ग्रेडेशन करें 6 से 12 का, तो 12th हाउस इनमें सबसे कम खराब, 6th हाउस उससे ज्यादा खराब, और 8th हाउस सबसे ज्यादा खराब। तो फिर इन हाउसेस का हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया? पहला हमने कहा कि जो त्रिकोण स्थान हमने बताए 1, 5, 9 हाउसेस, ये हमारे त्रिकोण स्थान, और इनको हमने लक्ष्मी स्थान भी कहा। लक्ष्मी क्यों कहा? बिकॉज लक्ष्मी मीन्स प्रोस्पेरिटी। ये तीनों हाउसेस हैं जो हमें अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी देते हैं। इसके बाद हमने कहा केंद्र स्थान है हमारे 1, 4, 7, 10, और केंद्र स्थान को हमने कहा विष्णु स्थान। क्यों कहा विष्णु स्थान? विष्णु जी क्या करते हैं? विष्णु जी करते हैं हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो ये चारों घर जो है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। जैसे कि पहला घर शरीर है, चौथा घर आपके कंफर्ट्स हैं, 7वां घर आपका भोग स्थान है, और 10वां घर आपका घर है। ये चारों चीजें जो है आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरत पड़ी इनकी, तो इसलिए इनको हमने कहा विष्णु स्थान। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने कहा कि लक्ष्मी स्थान या जो त्रिकोण स्थान, एंड सेकंड इन ग्रेडेशन विल कम द केंद्र स्थान, क्योंकि जो हमें लाइफ सस्टेन करने के लिए जरूरी है। इसके बाद हमने बात की त्रिक हाउसेस की, त्रिक स्थान की, जो कहा हमने 6, 8, 12 हाउसेस अभी हम बात कर रहे थे कि वो त्रिक स्थान है। पहली चीज हमने त्रिक स्थान क्यों कहा उनको? त्रिक स्थान हमने इसलिए कहा बिकॉज दे गवर्न द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ। जितने भी जो लाइफ के हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं उनको गवर्न करते हैं, और बाकी जितने भी हाउसेस हैं दे गवर्न द पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ द लाइफ। इसलिए इनको हमने खराब कहा, ये सारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, और इसलिए हमने इनको खराब। फिर 2nd and 11th हाउस की बात की, इनको कहा न्यूट्रल हाउसेस। न्यूट्रल हाउसेस मीन्स कि these houses will not matter as far as the results of the planet are concerned. जैसे कहा कि लग्न में बैठ के रिजल्ट अच्छा होगा, बट 2 और 12 में है तो हाउस विल बी इमैटेरियल, दैट रिजल्ट्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द हाउस। फिर हमने ये भी कहा कि कुछ स्थान है, वाचय स्थान है, और
उपाच्य स्थान को हमने कहा 3, 6, 10 एंड 11 हाउसेस। उपाच्य का मतलब होता है एफ्लुएंस, कि वो अच्छे ही हैं। इन हाउसेस में कोई भी प्लैनेट की पोजीशन खराब नहीं मानी गई। तो ये जैसे 6th हाउस इज कॉमन, इससे 3rd हाउस एज वेल एज द उपाच्य स्थान। So you have to tackle it in a different way, altogether in a different way, that we will discuss it. तो ये उपाच्य स्थान है। उपाच्य स्थान हम जैसे 3, 6, 10, 11 हैं। पहली चीज कोई प्लैनेट खराब नहीं है, बट ओनली डिफरेंस इज कि अगर इसके अंदर मेलिफिक प्लैनेट होता है, दैट इज सपोज टू बी बेटर देन ए बेनिफिक। इन व्हाट सेंस? जो आपके अंदर इनिशिएटिव होता है, जो आप आगे बढ़ने की आपकी जो इच्छा है, मेलिफिक प्लैनेट उसको और ज्यादा बढ़ाता है। इट मीन्स योर इनिशिएटिव इज इंक्रीज्ड। और अगर बेनिफिक प्लैनेट होता है तो रिमेन सेटिस्फाइड कि जो मिला है भगवान ने दिया है, हम बहुत खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंस है बेनिफिक और मेलिफिक में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमें मिला है उससे सेटिस्फाइड रहें। हमारा सबकी इच्छा होती है कि आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये कहा गया कि मेलिफिक प्लैनेट इन हाउसेस बेटर है देन बेनिफिक। इसके बाद क्रिस्टाइल हाउसेस की भी बात। जैसे हमने कहा कि लग्न से हमने 6, 8, 12 हाउसेस देखे, वो हमारे लिए खराब। हमने कहा कि जो केंद्र स्थान है वो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है। तो उन्होंने कहा नाउ यू सी 6, 8, 12 फ्रॉम ऑल द केंद्र हाउसेस। 4 से भी 6, 8, 12 देखिए, 7 से भी 6, 8, 12 देखिए, 10 से भी 6, 8, 12 देखिए। They will be dangerous for these houses 4, 7 and 10 as 6, 8, 12 are dangerous to the first house. तो जब 6, 8, 12 को देखा 4, 7, 10 से, तो उनको क्रिस्टाइल हाउसेस मिले। और क्रिस्टाइल हाउस जैसे आप जानते हैं कि 3, 6, 11 जो है वो क्रिस्टाइल हाउसेस होते हैं। तो दे आर हार्मफुल टू द 4, 7 एंड 10 हाउसेस। तो ये हाउसेस का एक तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया। अब हाउसेस के बारे में हम काफी बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि वो जरूरी भी है हमें बात करने के लिए। बट उससे पहले मैं जो है कुछ हाउसेस के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। और उसमें जैसे आप देखते हैं कि जो हम चार्ट की बात कर रहे थे, लग्न चार्ट की, लग्न चार्ट के साथ साथ एक नवांश चार्ट बना होता है, वो भी साथ ही में बनाया जाता है फर्स्ट पेज के ऊपर। Why that नवांश becomes so important? Because नवांश से हम देखते हैं marital happiness, spouse, general fortune and all our religious pursuits. तो it's like a normal chart, भाग्य का स्थान है। मैरिज इन द लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर मैरिज में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और भाग्य का भी स्थान है, और जो भी हमारी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज है उसका भी जो देखना है नवांश चार्ट से। अब मैरिज की बात होती है तो मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ कि मैरिज के लिए कौन सा हाउस देखें। आंख बंद करके एवरीबडी ब्लाइंडली से 7th हाउस। पता नहीं क्यों हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, इतना हमें ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, इवन देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट द 7th हाउस व्हेनेवर द क्वेश्चंस ऑन मैरिज। तो आपको बताना चाहूंगा कि मैरिज है क्या। मैरिज क्या है? मैरिज इज एन एग्रीमेंट और एक कंप्रोमाइज बिटवीन द 2 पर्सन्स। आप खुद हैं और आपका जीवन साथी। तो लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करेगी सबसे ज्यादा? आप खुद के ऊपर। आप बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हो कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एज फार एज द मैरिटल हैप्पीनेस इज कंसर्न्ड। स्पाउस का नंबर तो बाद में आएगा, लेकिन जब तक आप खुद ठीक नहीं होगे, आप लगन आपका ठीक नहीं है, तो आंख बंद करके कह दीजिए कि शादी ठीक नहीं रहेगी। स्पाउस से क्या लेना देना जब खुद ही आप ठीक नहीं हो। तो बहुत से लोग होते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान है आप खुद, और 7th हाउस कैसा भी हो, स्पाउस कैसा भी हो, आप खुश रहेंगे। लेकिन आप खुद अगर ठीक नहीं है तो 7th हाउस कैसा भी हो, स्पाउस का नेचर कैसी भी हो, पर्सनैलिटी कैसा भी हो, टेम्परामेंट कैसा भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी हम मैरिज की बात करें तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट हाउस को मत भूलिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस एज फार एज द मैरिज।
मैरिज के बारे में कुछ और भी बताना चाहूंगा मैं कि अगर आप फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस की पोजीशन को देखें तो फर्स्ट हाउस में आप 12 साइन में से कोई सा भी साइन लीजिए, A to Z, 1 से लेकर 12 तक, तो आप देखेंगे जो सेवेंथ हाउस में साइन आएगा वो 99% केसेस में उसका एनिमी होगा और एक केस में उसका न्यूट्रल होगा। क्या मतलब हुआ कि जो दो व्यक्तियों के बीच में मैरिटल रिलेशन होने जा रहा है उनकी नेचर कभी भी एक सी नहीं हो सकती, उनकी नेचर हमेशा अपोजिट होगी। और बात करते हैं हम कि जो मैरिटल बॉन्ड है दैट हैज टू बी लाइफ, दो बिल्कुल अपोजिट नेचर वाले व्यक्ति, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग मैरिटल बॉन्ड को बनाकर रखें, तो आप देखिए कितना मुश्किल है। दूसरा, जब परिवार में किसी लड़के की शादी होती है तो आप कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन, और मुझे नहीं पता था कि लक्ष्मी कहाँ से आ जाती है, हर जगह जो है, लेकिन अगर आप सेवेंथ हाउस को देखें तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सेवेंथ हाउस जो है दैट इज 9th फ्रॉम 11th एंड 11th फ्रॉम 9th। 9th हाउस हमारा फॉर्चून का है, 11th हाउस हमारा गेन का है। तो दोनों तरीके से देखिए कि भाग्य में वृद्धि या वृद्धि में भाग्य, बोथ मीन द सेम थिंग। इसका मतलब सेवेंथ हाउस ही एक ऐसा हाउस है, या आप कहेंगे जीवन साथी ही एक ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ के आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल जो कि शादी से पहले इवन खाने को भी प्रॉपर्ली नहीं मिलता था, एंड नाउ दे आर मल्टी मिलियनेयर इन दिल्ली शादी के बाद, क्योंकि भाग्य ने, पत्नी ने आकर उसके भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया। तो ये एक जीवन साथी ही है आपकी लाइफ में जो आपके भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो व्यक्ति जिनका नेचर एंटायरली डिफरेंट है, हम बात कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग मैरिटल बॉन्ड के बारे में, और अगर हम हिंदू शास्त्रों को कहें तो वो लाइफ लॉन्ग की भी बात नहीं करते, वो तो जन्म जन्मांतरों की बात करते हैं, 7 जन्मों की बात करते हैं। तो ये रिलेशन 7 जन्मों तक, ये जन्म जन्मांतरों तक कैसे रहेगा, तो बड़ा मुश्किल है कि दो बिल्कुल अपोजिट टाइप के लोग हों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है अपोजिट नेचर है, बट दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आप जब तक ये नहीं समझेंगे, जब तक इस रिलेशन की डेलिकेसी को नहीं समझेंगे, जब तक मैरिटल हैप्पीनेस नहीं हो सकती। तो जब आपकी समझ में ये आ जाएगा कि भैया ये जो है वो ही एक व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारा शायद बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ, तो जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक आपका अफेक्शन नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक मैरिटल रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते। तो हमारा जो ज्योतिष भी हमको यही बताता है कि अगर आपको मैरिटल रिलेशन जो कि जरूरी है रखना, अगर आपको लाइफ ठीक तरह से चलानी है तो मैरिटल रिलेशंस को ठीक रखना बहुत जरूरी है। और अगर जरूरी है तो हमें अपने स्पाउस को की रिस्पेक्ट या उसके साथ अफेक्शनेट होना पड़ेगा, उसके साथ ट्रस्ट करना पड़ेगा, जब भी हम लाइफ को आगे चला पाए। तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेवेंथ हाउस कि आप खुद और आपका जीवन साथी। फर्स्ट हाउस आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, नेचर, टेम्परामेंट जो भी है, और सेवेंथ हाउस है आपके स्पाउस का। इसके बाद और भी जो हाउसेस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मैरिज के लिए, जैसे सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से मैं सिर्फ उन्हीं सिग्निफिकेशंस की बात करूंगा जो हमारी मैरिटल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, वेल्थ। देखिए वेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज पर द मैरिटल हैप्पीनेस इज कंसर्न। अगर ऐसा है आपके पास तो आपको 700 माफ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप कैसे बोलते हैं, द वे यू स्पीक, आप गाली देके बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, वो बहुत मैटर करेगा कि आपके रिलेशन कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसे रिलेशन। सेकंड हाउस से हम देखते हैं चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ
unnatural sex. The people who are involved in the unnatural sex, that we also see from the second house. उसके बाद हम फोर्थ हाउस की तरफ जाते हैं. फोर्थ हाउस मैंने कहा डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, पारिवारिक सुख. और बहुत से लोग आप देखते हैं कि घर के बाहर बहुत खुश रहते हैं. आप उनको आप घुमाइए, कहीं ले जाइए ट्रिप पर, दे विल रिमेन वेरी हैप्पी. बट एज सून एज दे ओपन द लॉक ऑफ द हाउस, और लड़ाई उनकी शुरू हो जाती है. तो ये पारिवारिक कलह है, वो शांति से नहीं रह सकते घर के अंदर घुसकर. तो दैट थिंग कि घर की सुख शांति, घर का वातावरण, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, ऑल दोज थिंग्स वी सी फ्रॉम द फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस से हम जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं ओवर द प्रॉपर्टी मैटर, तो दैट आल्सो वी सी फ्रॉम द फोर्थ हाउस. और इंटरफेरेंस फ्रॉम द इन-लॉज, दैट इज आल्सो सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस. बिकॉज मैं उन्हीं सिग्निफिकेशंस की बात कर रहा हूँ कि आपकी मैरिटल लाइफ से कंसर्न. सेवेंथ हाउस हमने देख लिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज द एट्थ हाउस. एट्थ हाउस को शायद हम बहुत से लोग देखते भी नहीं हैं जब हम मैरिज की बात करते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. सच एन इम्पॉर्टेंट हाउस इन टुडेज टाइम कि जब तक हम इसको नहीं देखेंगे अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम बता ही नहीं सकते कि मैरिज में क्या होने. पहली चीज तो ये कहा गया कि ये सेकंड है फ्रॉम द सेवेंथ हाउस. तो सेकंड जो हाउस है वेल्थ का हाउस है, wealth of the spouse, and secondly it becomes the mark of the spouse. इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, वही कहा गया कि इसको हमने मांगल्य स्थान बताया. मांगल्य स्थान क्या होता है? मांगल मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड. जो आपका वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है, दैट वी सी फ्रॉम द एट्थ हाउस. नेचुरली अगर एट्थ हाउस वीक है तो आपका जो वैवाहिक बंधन है बहुत वीक है, एंड इट मे लीड टू द सेपरेशन, डाइवोर्स एंड ऑल थिंग्स. देन जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, दैट आल्सो वी सी फ्रॉम द एट्थ हाउस. सो एट्थ हाउस, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो सिर्फ यही है कि सेपरेशन डाइवोर्स हो रहे हैं. आज लड़का लड़की जो है, जो कोर्टशिप में रहते हैं 10-10 साल, और जिस दिन शादी होती है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे से कि नो आई कांट स्टे विद हिम और विद हर. दैट इज द पोजीशन एक्चुअली, एंड दिस पोजीशन यू कैन नो ओनली विद द एट्थ हाउस कि क्या होने वाला है. तो इसलिए एट्थ हाउस को बहुत क्रिटिकली एग्जामिन हमें करना पड़ेगा जब भी हम शादी की बात करें. उसके बाद हम ट्वेल्थ हाउस के ऊपर आते हैं. ट्वेल्थ हाउस, जैसे मैंने कहा, एट्थ हाउस जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का है, बट ट्वेल्थ हाउस इज एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स. देन जो हमारे खर्चे का भी है, दैट इज अगेन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन. देन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शैया सुख, स्लीपिंग कंफर्ट्स. स्लीपिंग कंफर्ट्स हम जो देखते हैं वो ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं, और शादी के बाद अगर आपका स्लीपिंग कंफर्ट नहीं है आपके लाइफ में तो शादी बेकार है. देन ऑल matter regarding impotency, venereal diseases, then even interference from the respective families. So all those things we see from the 12th house. तो इसलिए जब भी हम बात करें शादी की, तो ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ सेवेंथ हाउस को नहीं देखना. सेवेंथ हाउस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता शादी के रिलेशन के लिए. मैटर करते हैं दूसरे घर, और उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो पहला घर है. मतलब आप खुद कैसे हो लाइफ. जब तक आप खुद ठीक नहीं है, जब तक मैरिटल रिलेशन जो है बहुत अच्छे नहीं हो सकते. अब जैसे हम जाते हैं, जब शादी की बात होती है, तो जब मैचिंग की बात हो या मैरिटल रिलेशंस की बात हो, तो हमारा हर किसी का माइंड दो चीजों पर जाता है कि एक तो मांगलिक दोष और दूसरा गन मिला. मेरी समझ में नहीं आता कि आज भी हम उसके पीछे क्यों चिपके हुए पड़े हुए हैं. देखिए, जो मांगलिक दोष है, जैसे मैंने कहा कि जो शादी से कनेक्टेड हाउसेस हैं वो
1, 4, 7, 8, 12 है। तो मंगल जब इन स्थानों में होता है तो हमने कहा मांगलिक दोष बच्चे के होता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट देखें तो ये हाउसेस हमें लग्न से काउंट नहीं करने, वी हैव टू काउंट देम फ्रॉम मून एज वेल एज द वीनस आल्सो। एंड you'll be surprised to know that Manglik dosh is most serious from Venus, next in moon, next from moon, and is the least serious from Lagna. हम नहीं जानते। और जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, पेरेंट्स एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि पहले जल्दी से बताओ कि मांगलिक दोष तो नहीं है। और पर्टिकुलरली जब लड़कियों के केस में जब पता लगता है कि बच्चा मांगलिक दोष से पीड़ित है तो माँ बाप बहुत परेशान सोचते हैं कि पता नहीं लाइफ में हमें कितना बड़ा बोझा है। मैंने बहुत अध्ययन किया इसका, मैंने कहा ऐसा क्या बात है इसके अंदर। और जब आप काउंट किया इन हाउसेस को फ्रॉम लग्ना, फ्रॉम मून, फ्रॉम वीनस, तो you will find there's hardly any person who will not come in the definition of मांगलिक दोष। आप देखिए खुद, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम, मेरे ख्याल में कम से कम 95% लोग they will fall under the definition of मांगलिक दोष। तो जब सबका मांगलिक दोष है ही है तो फिर इतनी उसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत। इसके अलावा आप और भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट को देखिए तो उसमें मांगलिक दोष के परिहार के लिए, नलिफाई करने के लिए, कैंसिलेशन करने के लिए बहुत सारे योग बताए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए। और एक कॉम्बिनेशन नहीं है, सैकड़ों कॉम्बिनेशन है। और अगर आप उनको लगाना शुरू करें तो वो हर किसी केस में एप्लीकेबल हो जाएंगे। आप आंख बंद करके जिस व्यक्ति का भी मांगलिक दोष है उसके केस में जो परिहार वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप लगाइए, इस्तेमाल करिए, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज एप्लीकेबल इन 100% ऑफ द केसेस व्हिच आर सो कॉल्ड सफरिंग फ्रॉम मांगलिक दोष। तो है क्या कि एक तो हमने कहा कि मांगलिक दोष सबका है और सबका कैंसिल भी हो गया। फिर हमने क्यों लोगों को परेशान कर रखा है, हर व्यक्ति इससे चिंतित है और है कुछ भी नहीं। तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने यही कहा काफी जोर शोर से कि मतलब ये क्या बना रखा आप लोग। तो जितने भी वहां पर जो सो कॉल्ड ज्योतिष थे वो सारे के सारे मेरे पास आ गए कि जैन साहब आप क्या कह रहे हैं, आप हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। मैंने कहा पब्लिक का, आपका जो पर्पज है पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना है, पब्लिक को गाइड करना है, उनका मार्गदर्शन करना है। अगर पब्लिक आपके पास आती है, पब्लिक आपको भटका रहे हैं, इसका मतलब आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर का काम है कि लोगों को मार्गदर्शन देना, उनको गाइड करना, उनको मिसगाइड नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से आज तक अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक में, तो मैं यही बोल रहा था, तो कुछ लोग तो नाराज भी हुए। तो उसमें से एक थे जो बहुत ही काफी नॉन एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा उनका, वो बोले कि जैन साहब आपको कोई अधिकार नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनसे छेड़छाड़ करने की। मैंने कहा क्यों? बोला ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए हुए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने और आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनसे छेड़छाड़ करें। मैंने कहा भैया ऐसा है कि जो साइंस भी है, जो आज साइंस है वो ये नहीं कहता कल भी वही रहेगी। और हमें भी ज्योतिष में कहा कि देशपात्र काल का ध्यान रखते हुए जो प्रिंसिपल्स हमने बताए हैं उनको ऊपर आप काम करिए, उनके ऊपर रिसर्च करिए, उनको चेंज करिए। और जैसे कि जो देशपात्र काल का हम ध्यान रखते हैं, साइंस की बात कर लीजिए, पहले कहा कि एटम इज इनडिविजिबल, कुछ दिन के बाद का नहीं इसके 3 पार्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब नाउ स्टीफन हॉकिंग सीज की नहीं 54 क्वार्क्स हो सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो चेंज होती रहती है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में चेंज करेंगे तो क्या उसमें नुकसान हो जाएगा? लेकिन नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं है। और अभी भी काफी लोग इसके अगेंस्ट में जाते हैं कि ये आप इनसे छेड़छाड़ मत करिए। और मुझे सिर्फ यही लगता है कि पहले हम जब शुरू में पढ़ता था तो गोला साहब हुआ करते थे, उनसे मेरे बहुत डिस्कशन होता रहता था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ अनलेस आई एम कन्विंस्ड। अगर जब तक मैं कन्विंस नहीं होता किसी चीज़ से, जब तक उसका
रोज ढूंढता रहता हूँ कि क्यों है क्यों है क्यों है। तो गोला साहब ने बताया एक बार कि जैन साहब आप चिंता मत करिए, ज्योतिष जो है एक प्रोफेशन हुआ करता था पिछले टाइम, और काफी लोग ज्योतिष किया करते थे। तो हर प्रोफेशन का काम है कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम इन देयर एम्बिट, उनके नेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। डॉक्टर क्या चाहता है, ज्यादा ज्यादा पेशेंट बने, उसका काम ज्यादा चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया मांगलिक दोष का, सो दैट एवरी इंडिविजुअल ऑन द अर्थ विल कम अंडर देयर नेट। हर किसी को उसके पास जाना है और हर किसी को उनको गुमराह करना है। किसी को कहना है कि आंशिक मांगलिक दोष है, किसी को कहना है पूरा मांगलिक दोष है, कोई पैसे दे देगा तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हमें परेशान होना चाहिए। ये सिर्फ शायद हमारे ज्योतिष भाइयों ने इसीलिए बनाया होगा कि उनका व्यापार ज्यादा से ज्यादा चले, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास आए। तो ये तो मांगलिक दोष के बारे में हो गया, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित। इसके बाद आती है गण मिलान की बात। गण मिलान कब बना? हजारों हजारों साल पहले जब ज्योतिष ग्रंथ लिखे गए, उस टाइम गण मिलान की बात हुई। उस टाइम सोसाइटी क्या हुआ करती थी? सोसाइटी होती थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान सोसाइटी। और जो फैमिली की लेडीज हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी, उनका फैमिली मैटर में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो मैचिंग उसी हिसाब से की जाती थी, और महिलाएं जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। तो मैचिंग का पर्पज यही था कि किसी भी हालत में लेडी जो है पुरुष के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। तो दैट वाज द सोल पर्पज ऑफ गण मिलान। जितने भी 8 अष्टपुष्ट मिलान हम बात करते हैं, वो सारे के सारे इसी प्रिंसिपल है पर है कि अगर लड़का देव है तो लड़की राक्षस नहीं होनी चाहिए। मतलब ये लड़के की सुप्रीमेसी, मतलब लड़के की प्रधानता, पुरुष प्रधानता होने के कारण ये सारे के सारे अष्टकूट मिलान बनाए। और आज के टाइम में क्या पोजीशन है? अगर हम देश पात्रकाल को देखें, सोसाइटी पूरी चेंज हो गई है। कोई पुरुष प्रधान नहीं है, कोई मेल डोमिनेशन नहीं है, लेडीज आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कोई दब के नहीं रहेगा, एंड एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ द मेल एंड द फीमेल। तो वो चीज कैसे एप्लीकेबल होगी? हम क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? और अभी भी जो 95% लोग हैं वो सिर्फ यही पूछते हैं कि जल्दी से ये बता दो कितने गुण मिल रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से जो है। और ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं, स्टूडेंट्स भी हम लोगों के, बहुत जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का, कि स्टूडेंट्स आते हैं कि साहब हमने शादी की थी, अपने बच्चों की 36 गुण मिल रहे थे और 1 महीने में डाइवोर्स हो गया। क्या है आपकी एस्ट्रोलॉजी? कहीं आप लोग बेवकूफ तो नहीं बना रहे अपने एस्ट्रोलॉजी के द्वारा? तो उनको बताता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि मैचिंग जो है सिर्फ, जो अगर हम सब चीजों को भूल भी जाए तो मैचिंग इज नॉट अष्टकूट मिलान। मैचिंग में बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, एंड व्हेन वी गेट certain कि these two people are going to stay together, then only the question of compatibility comes, not before that. तो ये तो लास्ट में देखते हैं हम, why we should see this in the first hand also. लेकिन कुछ नहीं, जो भी आता है कि नहीं साहब हमें कुछ मतलब नहीं है, आप हमें ये बता दीजिए कि कितने गण मिल रहे हैं। और दैट्स व्हाई दे फील हैप्पी विद एक मंदिर में जो बैठा हुआ पुजारी है उसके पास जाने में, क्योंकि वो तो गन मिला के बता देगा आपको, आप खुश होकर वापस आ जाए, और आपके पास आएगा तो आप बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो इसलिए जो चीज रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम, हम क्यों उसकी बात करते, क्यों नहीं रिसर्च करते कि हमें क्या करना चाहिए? अगर आज शादी का जो ये हमारा सिस्टम है वो चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से मोल्ड करिए, रिसर्च करिए। अभी जो मैं बात कर रहा था लास्ट वीक में, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो काफी लोग ने बड़ी बड़ी रिसर्च की हुई थी, बहुत सारे हॉरोस्कोप एग्जामिन किए, उनका अष्टकूट मिलान कराया, एंड दे वर गोइंग टू से समथिंग कि हमने ये रिसर्च की और इतना अच्छा है और ये है वो है। बाई चांस आई वाज द सेकंड स्पीकर दैट टू इनॉग्रेल सेशन, तो मैंने सब बातें कही उनसे जो है, तो सबके व्यू चेंज हो गए। जो उनकी रिसर्च के जो अपने लेकर आए थे वो सब चेंज हो गए कि नहीं नहीं बाकी में कुछ इसका फायदा नहीं। एंड आई टेल यू कि they were almost all top astrologer of the country,
and ultimately everybody said कि Astute Milan should not be considered at all while matching of the horoscope. और मैंने कहा आप रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? रिसर्च आप इसमें कर रहे हैं Astute Milan में, जो रेलेवेंट नहीं है आपकी लाइफ में. अरे जो चीज रेलेवेंट है उसके लिए रिसर्च करो ना. वो कैसे होगा? जैसे कि मैं कुछ दिन पहले इटली गया था, हम लोगों का एक ट्रेनिंग था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में. तो वहाँ देयर वाज अ रशियन गर्ल एक्चुअली. तो somehow she came to know from my colleague that I know astrology. So she came to me one day कि Mr. Jan, I want to show you my horoscope, and she was already married actually. मैंने कहा दिखाइए. तो what do you want to ask her? She said कि नहीं, I want to have when I'm going to have a second child. मैं देखा उसका horoscope और देखने के बाद कहा कि this is the period when you can have a second child. You know what was the reply? You will not believe that she said with whom. And I was shocked because I couldn't believe that any lady can ask this question actually. But then I realized that I'm in the Europe actually, I'm not in India. So this type of thing may be possible. तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला और मैंने कहा कि अच्छा okay, what do you mean by this? Then she said कि with my husband or with somebody else. So that was the question that people ask in today's time, and not in Europe. When I came back to Calcutta, I was posted in Calcutta, and one of my colleagues actually came with some lady, and that lady also asked the same question. अब बताइए मुझे आप कैसे जवाब देंगे अगर आप उन्हीं प्रिंसिपल पर अटके रहेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब कहाँ से मिलेगा? लेकिन नहीं, अभी भी जो ज्योतिष है हमारा ज्यादातर ऐसे ही लोगों के हाथ में है कि वो कोई चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को. और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं 30-40 साल से एक लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की. और क्योंकि मैंने कहा था कि इट्स अ वंडरफुल नॉलेज, और मैं प्रिडिक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देता. इंपॉर्टेंस इज कि हाउ टू यूज दिस नॉलेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ. सेल्फ मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट आपको कोई मैनेजमेंट नहीं सिखाता हो. तो ये इतना अच्छा ज्ञान है. जरूरत सिर्फ यही है कि थोड़ा सा हमें रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए जो है, और जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको खराब नहीं कर रहे, उनको चेंज नहीं कर रहे, उनको एप्लीकेबल बना रहे हैं मॉडर्न टाइम. तो वो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, क्योंकि आप लोग भी सब इतने सालों से इन्वॉल्व हैं इसमें जो है, तो आपको ये करना चाहिए. तो जब भी जो आप मैचिंग की जब बात करें हॉरोस्कोप की, तो काइंडली कीप इन माइंड कि पहली चीज तो यह है कि इनको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए मांगलिक दोष और कन मिलान. मांगलिक दोष में भी बैड ओनली इन द केस ऑफ 8th हाउस, बिकॉज 8th हाउस में इट इज सेकंड टू द 7th एंड बिकम्स मारक फॉर द स्पाउस. उस स्थान को छोड़कर कहीं भी मांगलिक दोष की चिंता करने की जरूरत नहीं है. और दूसरा, कन मिलान तो आपको दिखना ही नहीं है. मेरे हिसाब से तो कन मिलान इज टोटली यूजलेस, टोटली इररेलेवेंट. उसका कोई आजकल के टाइम में कोई भी अस्तित्व नहीं है. तो क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें. जैसे मान लीजिए कि जब मैचिंग की बात होती है हॉरोस्कोप वगैरह की, तो हम क्या करें. तो आपको फिर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द 8th हाउस. क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ सेपरेशन डाइवोर्स की ही है आज, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप कहें कि विचार मिल जाएंगे, तो विचार तो मिलेंगे नहीं. एक तो जैसे मैंने कहा कि 1st और 7th हाउस एनिमी है एक दूसरे के, और दूसरा हस्बैंड वाइफ बोथ आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो विचार मिलने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन. हमारा पर्पस क्या है कि हम जो है ये जो हमारा मैरिटल रिलेशन है, फॉर द सेक ऑफ फैमिली, फॉर द सेक ऑफ किड्स, वी हैव टू स्टे टुगेदर. क्योंकि मैरिज का पर्पस क्या है? और हम पूछते हैं मैरिज का पर्पस क्या है? मैरिज का पर्पस सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है. मैरिज पर्पस इज, सोल पर्पस इज रिप्रोडक्शन. अगर ये पर्पस नहीं होता तो शायद कोई शादी नहीं करता. और इसीलिए जब लोगों ने देखा कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है आजकल जो है, और
प्रोटेक्शन का कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, तो उन्होंने जो है लिविंग रिलेशनशिप शुरू कर दी। इसीलिए अगर ये बचाना है हमें शादी फॉर द सेक ऑफ आवर फैमिली, फॉर द सेक ऑफ किड्स, विच इज द मेन पर्पज ऑफ मैरिज, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 8th हाउस कम से कम अच्छी तरह से मिला लें उसको। और ये कहा गया है कि अगर 8th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, पर्टिकुलरली सैटर्न, मार्स एंड राहु में से 2 या 2 से अधिक जो है, तो मैरिटल बॉन्ड आपका बहुत वीक होता है, वो शादी को नहीं चलने देगा। आप कुछ भी कर लीजिए, वो शादी आपकी नहीं चलेगी। और जब भी आप शनि मंगल राहु का एसोसिएशन होगा 8th हाउस के ऊपर, तो पहली तो जो शादी होगी वो इस तरह से होगी विच में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली एंड द सोसाइटी, और सेकेंडली वो शादी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। और मेलेफिक प्लैनेट होते हैं तो फिर देन ऑल दैट क्वेश्चन कम्स ऑफ इन्वॉल्विंग इनटू एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशंस वगैरह का, वो सब शादी को पूरी तरह से खराब करते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि जुपिटर जो है उसकी पोजीशन 7th हाउस, जुपिटर इज नॉट मेंट टू बी इन द 7th हाउस। तो अगर किसी का जुपिटर 7th हाउस में है, पर्टिकुलरली फीमेल के लिए, क्योंकि वो कारक भी बन जाता है शादी का, मैरिज का, तो उसकी शादी नहीं चलेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी अच्छे हो, 8th हाउस कैसा भी हो, वो शादी में बहुत तरह तरह की बाधाएं आएंगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, जैसे वीनस जो है वो कारक है मेल के केस में मैरिज का, तो अगर वीनस जब 7th हाउस में होता है तो मेल के केस में वो शादी, क्योंकि जुपिटर तो भागता है वहां से, भोग स्थान से, बिकॉज दैट इज नॉट प्लेस फॉर गुरु एक्चुअली। वो तो कहता है मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे निकालो यहाँ से। और वीनस क्या है, वीनस तो भोग का ही प्लैनेट, और भोग स्थान में आपने उसको बैठा दिया तो ही फील्स वेरी हैप्पी। दैट इज द एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, आपके भोगों की अधिकता। इट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन पर्सन, नेचुरली दैट इज गोइंग टू स्पॉइल योर मैरिज। तो आपको ये देखना है कि ऐसी कोई पोजीशन तो नहीं है 7th हाउस में कि जो मैरिज को स्पॉइल कर रही है। इसके अलावा कि कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं, जैसे वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो क्योंकि ये वीनस जो है हमारे सेंसुअल प्लेजर का कारक है और मार्स उसके अंदर एनर्जी ऐड करता है, तो एक तरह से जो है वो भी इट लीड्स टू एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, अगेन नॉट गुड फॉर द मैरिज। और आजकल बहुत कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, वीनस मार्स राहु का, वीनस मार्स केतु का, which are really dangerous for the मैरिज। आप देखिए वीनस मार्स राहु का जो कॉम्बिनेशन है मैरिज के लिए, these people are never sincere to their spouse, हमेशा धोखा देंगे, और एक बार नहीं देंगे 10 बार धोखा देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो हमें अवॉइड करना है किसी तरह से, हम ऐसे लोगों की संगति में ना फंस जाएं। ऐसे ही वीनस मार्स केतु वाले लोग होते हैं जो अननेसेसरली जो है वो शादी को नहीं चाहते। तो ऐसे हमें कॉम्बिनेशन देखने हैं। और सबसे, जैसे मैंने कहा कि 7th हाउस हमारा मैरिज का हाउस है, 8th हाउस को मांगल्य स्थान हमने कहा, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा था सौभाग्य स्थान है, भाग्य स्थान है 9th हाउस। अगर 7th 8th हाउस कितना भी खराब, अगर 9th हाउस आपका बहुत अच्छा है, इट इज एसोसिएशन ऑफ ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स, इट मींस 7th 8th हाउस कितने भी खराब हो, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, मैरिज आपकी चलती रहेगी। और 8th हाउस का और भी बहुत सारे रोल हैं, जैसे कि 8th हाउस जो है इट इंडिकेट्स द मोड ऑफ डेथ हाउस, कि आदमी की डेथ कैसे होगी। और इसीलिए कहा गया कि 8th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो शुभ मरण योग बनता है, और अगर मेलेफिक प्लैनेट होते हैं तो अशुभ मरण योग बनता है। शुभ मरण मीन्स की द नॉर्मल डेथ, की विदाउट एनी प्रॉब्लम, जैसे नॉर्मल कोई थोड़ी बहुत बीमारी हुई, या रात को हार्ट अटैक हुआ, आप सुबह चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अशुभ मरण योग होता है, जैसे जो अननेचुरल डेथ होती है, आपका एक्सीडेंट हुआ, सुसाइड हुआ, बम्बार्डमेंट हुआ, तो उस टाइप के जो डेथ होती है वो अशुभ मरण योग में आती है। बहुत लंबी बीमारी आपको रहे तो इट विल मेक ए डिफरेंस इन दैट सेंस आल्सो, कि आपकी जो कैसे होगी। दूसरा, ये जो आप ज्योतिष सीखते हैं,
दिस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट सब्जेक्ट। आप जो यहाँ आज सीख रहे हैं ज्योतिष सारे के सारे लोग, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। 8th हाउस में आपके मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन है, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस क्लास, अदरवाइज आप इस क्लास में इतने साल के बाद नहीं होते। तो ये भी आपको देखना है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। और वैसे भी मैंने कहा था कि 4, 8, 12 मोक्ष के स्थान, तो इसीलिए जुपिटर को सबसे अच्छा माना गया लगन में, और सेकंड बेस्ट पोजीशन मानी गई 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस में बैठकर 4th हाउस को 8th हाउस को और 12th हाउस तो तीनों मोक्ष के स्थान है उनको कवर करता है। तो इसलिए जुपिटर की जो सेकंड बेस्ट पोजीशन मानी गई है वो 4th हाउस। अब इसके अलावा शादी के बारे में अगर और भी बात करें कि हम इंडिया में जो है शादी जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी का महीना होता है उसमें शादी नहीं करते। मैं सवाल बहुत जगह उठाया कि आप शादी क्यों नहीं करते, और जब मैं स्टूडेंट था या जब मैंने पढ़ाना भी शुरू किया था तो बहुत लोगों से बात की। जैसे मैंने कहा कि जब तक मैं कन्विंस नहीं होता, जब तक मैं नहीं मानता किसी भी चीज को। आई टॉक टू एटलीस्ट 100 एस्ट्रोलॉजर्स और अच्छे अच्छे लोग थे, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उस टाइम जब मैं पढ़ रहा था, ओनली फॉर दिस पर्पज आई वेंट टू बैंगलोर एंड आई मेट वी रमन आल्सो, बट nobody could reply this question कि हम इस महीने में शादी क्यों नहीं करते। सबने कहा कि सन जुपिटर के साइन में जाता है। मैंने कहा जुपिटर के साइन में जाता है तो क्या हो गया, वो तो अच्छा ही होना चाहिए, खराब क्यों है? लेकिन नहीं, किसी को नहीं पता। आप किससे भी पूछिए, वो कोई अस्त होता है जी, तारा डूबता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन राइट रिप्लाई आपको नहीं। जब मैं बहुत परेशान हो गया तो हमारे भोला साहब होते थे, आप सब जानते ही हैं, तो एक दिन मैंने इनको रात को फोन किया कि गुरुजी ये क्या हो रहा है कि आप क्यों नहीं करते शादी ये इस पर्टिकुलर महीने में। तो उनका जवाब मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज सो कन्विंस्ड। उन्होंने कहा कि जैन साहब, ये टाइम नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम सर्दी का हुआ करता था, होता है अभी भी, और पहले टाइम में जो है हम किसी के घर पर जाते थे तो अपना बोरी बिस्तर लेके जाते थे, कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ करता था इतने लोगों में, तो जिससे लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो इस पर्टिकुलर टाइम में। तो उन्होंने एक तरह से कन्वीनियंस को देख के छुट्टी कर दी कि हमें जो हम 40 दिन का कहते हैं कि ये बहुत ही ठंडा टाइम होता है वो अवॉइड हो जाए। तो जो मैंने कहा फिर क्यों नहीं करते, तो करना चाहिए जो है। बोले हाँ करो, उसमें क्या बुराई है। और अभी भी लोग आते हैं, जैसे बहुत से लोग फॉरेन से आते हैं, उनको छुट्टी जब भी मिलती है दिसंबर के महीने में, एंड वो परेशान रहते हैं कि भैया पंडित तो मना कर रहे हैं, कोई मुहूर्त नहीं है, ये है वो है, और मेरे हिसाब से तो कोई भी नुकसान नहीं है उसका करने का। दूसरी चीज, शादी के मामले में एक चीज और भी है कि हम लोग पूरी दुनिया में किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, शादी दिन में होती है, रात में कहीं नहीं। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में शादी रात में की जाती है। और शादी को ज्योतिष में भी कहा एक रिलीजियस फंक्शन है, इट्स नॉट ए सोशल और कल्चरल फंक्शन, इट्स ए रिलीजियस फंक्शन, एक धार्मिक एक फंक्शन है। और कोई भी धर्म का काम किसने कहा कि रात में करो? मैंने तो देखा नहीं कि कोई भी धर्म का काम हम रात को करते हैं, फिर शादी रात में हम क्यों करते हैं? और किसी भी धर्म में, आप पूरी दुनिया में आप किसी भी रिलीजन में चले जाइए, कोई भी शादी रात को नहीं करता, सिर्फ हमारे नॉर्थ इंडिया में ही जो है वो शादी रात में। तो जब आप धर्म का काम ही रात में कर रहे हैं तो सक्सेस कहाँ मिलेगी? आप सक्सेस मिलने का सवाल ही नहीं। और अभी खुशी की बात यह है कि हम लोगों के कहने से काफी लोगों को मैं कहता हूँ और लोगों की समझ में भी आने लगा है कि काफी हद तक मैंने देखा कि करीब 30-40% लोग कम से कम जो है अब शादी की जो रस्म होती है वो दिन में करने लगे हैं, और बाकी जो नॉर्मल पार्टी वगैरह वो रात में करते हैं। इसके अलावा आपने जब मुहूर्त में पढ़ा होगा, शादी का मुहूर्त निकालना एक आसान काम नहीं होता।
उसमें 10 चीजें देखी जाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और इन 10 चीजों को देखने के बाद हम एक समय निकालते हैं। पहली चीज तो यह है कि रात का तो समय ही गलत है। एक रिलीजियस फंक्शन है, हम रात में क्यों कर रहे हैं उसको, तो बेसिकली रॉन्ग है। फिर भी अगर माने कि हमारे ज्योतिष के हिसाब से कोई समय निकला है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने % केसेस में उस मुहूर्त को फॉलो करते हैं लोग। मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो आज तक कोई शादी नहीं देखी जिसमें कि उस मुहूर्त को फॉलो किया हो किसी ने। लोग आते ही 12-1 बजे हैं बारात, तो उस मुहूर्त को फॉलो करने का मतलब ही नहीं है। तो जब मुहूर्त फॉलो नहीं कर रहे, रात में शादी कर रहे हैं, तो वो शादी कैसे सक्सेसफुल होगी। और मैंने कहा कि ये तो धार्मिक फंक्शन है। आपको ध्यान होगा कि जब हम पहले जमाने में शादियां हुआ करती थी, तो लोग लड्डू खाने के लिए जाया करते थे। बूंदी के लड्डू जो है वो सबको खिलाए जाते थे, और इसके अलावा जो है वो बर्फी खिलाई जाती थी। इसके अलावा कोई दूसरा मिठाई का आइटम नहीं होता था कभी। और ये दोनों चीजें किसकी हैं? जुपिटर की और वीनस की। उसी की हमें ब्लेसिंग चाहिए ऐसे फंक्शन के लिए जो है, तो इसीलिए उसके अलावा हम कोई आइटम यूज नहीं करते। आजकल क्या है कि पहले हम शादी के मोड में आते हैं 1 हफ्ते पहले, और मोड में आने के बाद वी स्टार्ट थ्रोइंग कॉकटेल पार्टीज। और आज बैचलर्स पार्टी है, आज फ्रेंड्स पार्टी है, आज ग्रैंड फादर्स पार्टी है, रोज जो है वो अलग अलग कॉकटेल पार्टीज होती है। और शादी तक हम अपने ऊपर राहु केतु को इतना चढ़ा लेते हैं, उसका इतना इन्फ्लुएंस ले आते हैं कि वो उसका कोई पर्पज ही पूरा जो डिफीट हो जाता है शादी का जो। और जब शादी की बात भी होती है तो स्टार्टिंग ही होता है, वहाँ पर बार होता है सबसे पहले, उसके बाद नॉन वेज होता है, उसके बाद जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं सारे के सारे, और उसके बाद रसगुल्ले भी होंगे, हलवा भी होगा। तो ये सारे आइटम किसके हैं? ये जुपिटर वीनस के नहीं है, ये राहु केतु के हैं। तो आप जानबूझकर ये सब खराब करने में लगे हुए हैं। और अगर हम शादी को एज ए रिलीजियस फंक्शन माने, उसको उसी तरह से करें, तो मेरे हिसाब से शादी में प्रॉब्लम काफी कम होने लगेगी। इसके अलावा ये तो 7th हाउस की बात हो रही थी, और भी हाउसेस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं, और उसको आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम छठा घर लेते हैं, जनरली कहते हैं कि त्रिक हाउस, और त्रिक हाउसेस को हमने माना कि कोई प्लैनेट अगर त्रिक हाउस में चला जाए, या त्रिक हाउस का लॉर्ड किसी हाउस में चला जाए, तो प्लैनेट भी बेकार हो जाता है, हाउस भी खराब हो जाता है। और इसीलिए कहा गया कि इन हाउसेस के लॉर्ड उन्हीं हाउसेस में रहेंगे। तो योग बना दिया उसको कि हर्ष और बिमला कमला जो भी योग होते हैं वो योग बना दिया। अरे योग तो नहीं हुए, योग नहीं हुए, बस ये हुआ कि वो उन्होंने किसी दूसरे हाउस को खराब नहीं किया। इट कांट बी ए योग कि 6th हाउस का लॉर्ड 6 में है तो योग बन गया। बट फायदा हमें इस सेंस में हुआ कि उन्होंने किसी और हाउस को खराब नहीं किया। अब हर हाउस को हमें कैसे एग्जामिन करना कि छठा घर है, मान लीजिए छठा घर इज सेकंड फ्रॉम द 5th हाउस, मतलब दिस इज द एसेट ऑफ योर चिल्ड्रन। दिस इज थर्ड फ्रॉम 4th हाउस। 4th हाउस आपकी माँ का है, माँ के भाई बहन, तो मामा मौसी वगैरह जो है वो इधर आ गए। थर्ड से 4th हाउस हो गया आपके को बॉर्न का डोमेस्टिक कंफर्ट। और उससे भी आगे चलें तो 9th हाउस आपके फादर का है, तो 12th हाउस किसका हुआ? फादर की मदर का, दादी का, ग्रैंड मदर का हाउस। और छठा हाउस उससे 7वां है, तो ये आपकी ग्रैंड मदर का हाउस। जैसे लोग बताते हैं कि ये रिलेशन में तुम्हारे ये होगा वो होगा, तो इस तरह से अगर आप हर हाउस को एग्जामिन करेंगे तो यू कैन फाइंड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द सेम हाउस। और छठा तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, वंडरफुल हाउस। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि ये 10th हाउस से 9th हाउस है, और 9th हाउस से 10th हाउस। आप देखिए इसकी ब्यूटी, आपके कर्म का भाग्य है भाई ये तो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस और क्या हो सकता है? भाग्य में कर्म या कर्म में भाग्य एक ही बात हुई।
तो ये आपके कर्म के भाग्य को सिग्निफाई करता है। तो इससे इम्पोर्टेंट चीज तो आपके लिए कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए जो छठे घर को हमने कहा कि दिस इज द सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन, इसलिए प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। फिर हमने पांचवें घर की बात। पांचवा घर क्या है? जैसे हम लोग अभी मैरिज की बात कर रहे थे, तो हम सभी जानते हैं कि जब पांचवें और सातवें घर का संबंध होता है तो इट लीड्स टू ए लव मैरिज। कभी आपने सोचा कि हाउ दिस फिफ्थ हाउस इज कंसर्न विद द लव? इट्स नॉट कंसर्न विद द लव, आई टेल यू। फिफ्थ हाउस एक बहुत ही स्पेशल हाउस है। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं कि हाउ अपोजिट सेक्स लुक्स टुवर्ड यू। अपोजिट सेक्स आपकी तरफ कैसे आकर्षित होता है। आप नहीं होते, ध्यान रखिए, इसमें बिल्कुल उल्टा है। अपोजिट सेक्स विल गेट ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू इन केस योर फिफ्थ हाउस इज ए स्ट्रॉन्ग हाउस, ए बेनिफिक हाउस। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो अगर अट्रैक्शन हुआ, फिफ्थ हाउस आपका अच्छा है, अट्रैक्शन हुआ अपोजिट सेक्स का और उसका कनेक्शन हो गया मैरिज के हाउस से, तो अट्रैक्शन हुआ एंड दैट अट्रैक्शन लेड टू द मैरिज, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि फिफ्थ हाउस का 10th हाउस से रिलेशन बन जाए, तो ऐसे लोगों को देखिए, आप वर्क प्लेस में जाएंगे, वर्क प्लेस में बहुत सारे अपोजिट सेक्स के लोग उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे और वो अट्रैक्शन रहेगा कहाँ तक? वर्क प्लेस तक। और समहाउ अगर फिफ्थ 10th का संबंध 7th हाउस से भी हो गया तो दैट अट्रैक्शन एट वर्क प्लेस विल लीड टू द मैरिज। बहुत से लोग होते हैं कि जो रिलेशन बने ऑफिस में और वो शादी में कर, बहुत से लोगों के रिलेशन बनते हैं ऑफिस में, ऑफिस तक ही रहते हैं क्योंकि वो 7th हाउस का इन्वॉल्वमेंट। अब फिफ्थ हाउस किसके लिए इंपॉर्टेंट सबसे? जैसे मैंने कहा कि 6th हाउस जो है प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिफ्थ हाउस को ध्यान रखिए, दिस इज 8th फ्रॉम द 10th हाउस, अगेन ए वंडरफुल पोजीशन। दिस इज द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन। आप एक प्रोफेशन में कब तक रहेंगे, कब आपकी नौकरी छूटेगी, कब आपका बिजनेस बंद होगा, कब आपको दूसरी नौकरी मिलेगी, कब आप नया बिजनेस शुरू करेंगे, all these things will depend only on the fifth house. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फिफ्थ हाउस। तो ये रिलेशन बना के आपको देखना है हर हाउस का। ऐसा नहीं कि फिफ्थ हाउस से हमने, ज्यादातर लोगों से आप पूछिए कि हाँ पुजैनी देखते हैं, संतान सुख देखते हैं, बस संतान सुख नहीं है, इट्स मच मोर देन संतान एक्चुअली। ऐसे 6th हाउस बीमारियों का घर नहीं है, दिस इज अ फॉर्चून इन योर कर्मास। 8th हाउस को हमने सबसे गंदा मान लिया, सबसे खराब मान लिया, बट 8th हाउस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस। वो तो कह दिया हमने भाग्य की हानि कर रहा है, लेकिन 10th हाउस के लिए तो 11th हाउस हो गया। गेन्स इन द प्रोफेशन, तो इससे अच्छी क्या पोजीशन हो सकती है कि जो भी आपके प्रोफेशनल गेन्स हैं, दैट यू हैव टू सी फ्रॉम द 8th हाउस। इसलिए 8th हाउस की भी इंपॉर्टेंस है, हर हाउस की इंपॉर्टेंस है, हर प्लैनेट की इंपॉर्टेंस है। ये कह देना कि ये प्लैनेट खराब है, ये अच्छा है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं है। एवरी प्लैनेट इज गुड, एवरी प्लैनेट इज बैड, एवरी हाउस इज गुड, एवरी हाउस इज बैड। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है सब चीजों की। तो एक बार अगर ये सब चीजें आपके ध्यान में रहेंगी तो देन द प्रिडिक्शन पार्ट विल बिकम वेरी इजी। और मेरे ख्याल में संजीव जी शायद टाइम हो रहा है। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, वी आर इनटू द लास्ट 20 मिनट्स नाउ। अच्छा है अभी टाइम, तो हाँ। चलिए। तो ये हमने अभी बात की प्लैनेट की, और दूसरी बात की अभी हाउसेस। तो हाउसेस के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन, एक चीज और बता दूं मैं कि बहुत ये चर्चा होती है कि केंद्र है और त्रिकोण है, इनको समझने में अभी भी बहुत डाउट है हम लोग। केंद्र कहा मैंने कि ये है सस्टेन करने के लिए लाइफ, और त्रिकोण है लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाने के लिए। इन दोनों में क्या अंतर है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक स्टेज शो हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड स्टेज शो, लॉट ऑफ
गुड आर्टिस्ट ने अपना। तो गुड आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर स्टेज के ऊपर, दे आर इन द लाइमलाइट, एवरीबडी हैज कम टू वॉच देम। और आपने देखा होगा फ्रंट लाइन में वीआईपीज बैठते हैं, वो तो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर इन द लाइमलाइट नो डाउट, बट जो फ्रंट रो में लोग बैठे हुए हैं वीआईपीज, they are the people who really enjoy the life. This is the same difference between केंद्र and त्रिकोण। केंद्र का रोल वही है जो स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग लाइमलाइट पर हैं, वो केंद्र वाले हैं। और जो फ्रंट रो में एज ए वीआईपी उनको वॉच कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से, दे आर द ट्रायंगल्स, वो त्रिकोण वाले। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जब हमने बात की हाउसेस की, प्लैनेट की, अभी हम उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे। एक चार्ट और बना होता है वहां पर जिसको हम कहते हैं भाव चलित। और चार्ट ना भी हो तो लेकिन लगन चार्ट में प्लस माइनस के साइन होते हैं हर प्लैनेट के साथ, तो वो इंडिकेट करता है कि भाव चलित चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन कहाँ। तो आप देखेंगे भाव चलित क्या है। ये जो लग्न चार्ट है इसको हमने भाव मान लिया कि भाव चार्ट है। इट्स नॉट ए भाव चार्ट, इट इज सिंपल ए चार्ट विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द ज़ोडिएक, कि वो प्लैनेट किस साइन में है ज़ोडिएक में। इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं। अगर जब भी हम बात करते हैं, कोई भी आप एस्ट्रोलॉजिकल बुक पढ़ें तो रिजल्ट हम देखते हैं दो तरीके से, प्लैनेट किस पोजीशन में है ज़ोडिएक में और प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड। जब तक हम इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, इन दोनों को टोटलिटी में नहीं देखेंगे, जब तक हम प्लैनेट के बारे में कुछ असेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है। बट लग्न चार्ट इज नॉट द भाव चार्ट। भाव चार्ट बिल्कुल अलग है। भाव चार्ट जब हम बनाते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में। और ये ध्यान रखिए कि जो लग्न की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी बिकॉज लग्न इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाउस, लेकिन कुछ प्लैनेट जो बॉर्डर लाइन पर है वो प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो सकती है भाव चलित चार्ट। और हम लोग देखते भी नहीं है। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि जुपिटर या कोई भी अच्छा प्लैनेट लग्न में प्लेस्ड है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं उसके। आ रही आवाज? हाँ, हेलो, आ रही है सर? हाँ अब आ रही है सर। तो अब आ रही है। ओके, 9th हाउस में कोई प्लैनेट था, आप बहुत अच्छे थे कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहे, तो आपने भाव चलित चार्ट देखा तो वो तो 8th हाउस में चला गया, रिजल्ट बिल्कुल ही अपोजिट हो गए। कोई प्लैनेट 8th हाउस में था और आपने सोचा कि ये तो बहुत खराब रिजल्ट देगा, और जैसे ही आपने भाव चलित बनाया तो वो 9th हाउस में चला। एंड आई टेल यू वन थिंग दैट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द ज़ोडिएक एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द हाउस जो है किस हाउस में प्लेस्ड है प्लैनेट, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द प्लैनेट ऑफ द पोजीशन इन द ज़ोडिएक। कोई प्लैनेट अगर उच्च का भी होकर अगर त्रिक हाउस में बैठ जाता है, उसके रिजल्ट आपको 0 मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप कितना भी सोचते रहिए कि प्लैनेट उच्च का है, वो कुछ उच्च का नहीं है, 0 है। एक प्लैनेट नीच का होकर लगन में बैठ जाता है, उसके रिजल्ट आपको 50% मिलेंगे। दैट इज द डिफरेंस। तो इसलिए ये आपको बहुत करेक्टली भाव चलित बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट किस हाउस में है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लीजिए कि किसी का लगन में सन बैठा हुआ है नीच का 7 नंबर। आप क्या समझेंगे? नॉर्मली लोग समझते हैं कि सन तो नीच का लगन में बैठा हुआ है, पता नहीं कैसा होगा, बेकार होगा। बट I tell you, this is one of the best yoga as far as the position and the finance is concerned. क्योंकि यहाँ पर जो सन है, it becomes the lord of 11th house और 11th house of gains है।
हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाता है तो इट मेक्स ए वंडरफुल योगा। भले ही वो नीच का है लेकिन राजा है, राजा राजा की तरह ही देता है, नीच का हो उच्च का हो कैसा। बट वही अगर राजा को उच्च का होकर आप और किसी खराब हाउस में बैठा दीजिए तो उसके रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, कोई रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं। तो जब भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में या किस भाव में बैठा हुआ है। और भाव चलित में क्या करते हैं हम लोग कि हर हाउस का एक्सटेंड निकालते हैं कि हाउस का स्टार्टिंग पॉइंट, हाउस का मिड पॉइंट और हाउस का एंड पॉइंट। और जो मिड पॉइंट होता है हाउस का उसको हम कस्प बोलते हैं। अब मैंने सोचा कि मतलब I wanted to know the meaning of cusp actually. तो मैं डिक्शनरी देखा तो डिक्शनरी में लिखा था कि cusp means the line joining the two curves, या लाइन ज्वाइन करती है। फिर मैंने कहा कि अभी मिड पॉइंट को हमने cusp क्यों कहते हैं हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो देखा मैंने, फिर पढ़ा उसको। तो जो असेंडेंट है हमारे असेंडेंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। बट अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को आप देखेंगे तो असेंडेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो असेंडेंट हम निकालते हैं वो मिड पॉइंट नहीं होता, वो स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग पॉइंट होने से वो फर्स्ट हाउस का कस्प हो गया। बट क्योंकि हमारा मिड पॉइंट है तो इसलिए हमने उसको मिड पॉइंट को भी कस्प ही कहा, हमने उसका नाम चेंज नहीं किया। बट मीनिंग ऑफ द कस्प इज द मिड पॉइंट ऑफ ए हाउस। तो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो मिड पॉइंट है कस्प वो है हाउस का, उसको कस्प। अब दो तीन चीजें हैं कि एक तो आपको पता लग गया भाव चलित चार्ट से कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शन में। दूसरा, जब हम ट्रांजिट वगैरह के रिजल्ट देखते हैं उसके लिए भी उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी जो हाउस होता है, कस्प इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ दैट हाउस। जैसे कि कोई प्लैनेट ने ट्रांजिट किया तो जब उस कस्प के ऊपर आएगा तो वो हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगा। या कोई प्लैनेट उसके कस्प पर है, इट मींस दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट एज फार एज दैट हाउस इज कंसर्न्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि, और भाव चलित को कभी इग्नोर मत करिए, कभी भी उसकी अनदेखी मत करिए। भाव चलित उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लगन चार्ट। लगन चार्ट से आपको पता लग रहा है कि प्लैनेट किस साइन में है, और भाव चार्ट से पता लग रहा है कि प्लैनेट किस हाउस में। इसके बाद अगर हम देखें जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और even if you go to the third page of the computer horoscope, तो एक रश्मि किरण करके हर प्लैनेट की लिखी होती है और एंड में उसकी टोटल वैल्यू। बट most of the people, they don't know what is the meaning of this Rashmi Karan. They don't even look at those Rashmi Karan, but they are very, very important thing. And I tell you that unless you have a glance on those Rashmi Karan, you should not proceed. मैंने कहा कि कंप्यूटर हॉरोस्कोप में जो भी चीज लिखी हुई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इग्नोर करने के लिए नहीं कैलकुलेशन की गई है, वो कैलकुलेशन इसलिए की गई है कि बहुत फायदा है, और वो भी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे दशा शुरू कर दी आपकी, आपने लग्न चार्ट बनाया, चलित चार्ट बनाया, नवांश चार्ट बनाया, और उसके बाद इमीडिएटली रश्मि किरण की बात आ गई। क्यों आ गई रश्मि किरण की बात? वो कहते हैं देखो इनको पहले प्रोसीड करने से पहले हर प्लैनेट की जो रेस होती हैं, और अगर आप भरत पराशर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्ड मेथड बताया हुआ है हर प्लैनेट की रश्मि किरण निकालने का, और हर प्लैनेट की रश्मि किरण निकालने के बाद इन टोटल करके आपको लिखा रहता है नीचे 10, 20, 25, 40, 50 जो भी होता है वो लिखा होता है। ये this is one of the most beautiful index of the life of a person। जैसे कि हर चीज का इंडेक्स होता है, लेवल इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है। अगर किसी भी नेटिव की लाइफ का इंडेक्स आप देखना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल टूल एक्चुअली। रश्मि किरण जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही उस व्यक्ति की लाइफ अच्छी होगी, उतनी ही उस व्यक्ति की लाइफ प्रॉस्पर होगी। जैसे कि
मैंने देखा है कि 70-80 तक तो मैंने देखा है, बट इफ यू सी इन टोटलिटी तो इट शुड बी अराउंड, टोटल तो करीब 150 करीब होती है, बट 60-70-80 तक मैंने देखी है। एंड यू सी द लाइफ ऑफ दोज पीपल, आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे कि प्लैनेट कैसे भी हो, लेकिन रश्मि किरण अच्छी होने से आपको उस व्यक्ति के लाइफ का इंडेक्स पता लग गया कि वो किस लेवल का आदमी है। और आप एक्सपीरियंस करिए, मैं कहूँगा कि आप जाके देखिए कि आपकी रश्मि किरण कितनी है, और उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएंगी नहीं आएंगी, लाइफ आपकी प्रॉस्पेरिटी रहेगी नहीं रहेगी, आप किस लेवल पर पहुंचेंगे। जैसे बात हो रही थी कि शादी करने की या मैरिटल अलायंस करने की, तो मैंने कहा था कि अगर किसी लड़की का जुपिटर उच्च का है तो आप आंख बंद करके शादी कर लीजिए, बाकी मिलाने की जरूरत ही क्या है। वो तो साक्षात लक्ष्मी है, वो तो जहां भी जाएगी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर ही जाएगी, आएगी प्रॉस्पेरिटी। किसी का सन अच्छा है लड़के का, क्या जरूरत है और उसको मैच करने, वो लड़का अच्छा ही होगा। और मैंने कहा कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सेल्फ, अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपकी शादी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ऐसे ही अगर किसी का लाइफ इंडेक्स या रश्मि किरण बहुत ज्यादा है, मैं कहूँगा अगर किसी की 50 भी हैं, तो आप आंख बंद करके शादी कर लीजिए, कोई हॉरोस्कोप मिलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पराशर हॉरोस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर रश्मि किरण 50 से ज्यादा है तो उस व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट का सुख मिलता है, मतलब ही इज ए किंग अमंग्स द किंग। एक्चुअली इतना ज्यादा उसकी वो कहा गया कि किसी की भी अगर रश्मि किरण बहुत ज्यादा है तो उस व्यक्ति का जो लेवल है, लाइफ है, बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए जब भी आप आगे बढ़ें तो ध्यान में रखिए कि एक रश्मि किरण के ऊपर जरूर नजर डाल लीजिए। रश्मि किरण देखकर आपको उस व्यक्ति के बारे में एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल के व्यक्ति से डील कर रहे हैं। बहुत हैं ऐसे कि लड़कियां हैं जिनके की रश्मि किरण 60-70 है और उनकी जैसे ही शादी हुई तो लाइफ में, फैमिली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ गई। या किसी लड़के की रश्मि किरण बहुत ज्यादा है तो ही विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ वेरी हाई स्टेटस इन द लाइफ। तो वो फायदा है। इंटरप्ट? हाँ जी सर, वी आर इनटू लास्ट 8 to 10 minutes. So I think we can take some questions from right. the I think that will be better actually, because people may be thinking of okay. You kindly ask question one by one. हेलो जी, आप पूछिए क्वेश्चन, जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ही अच्छा रहेगा वो। सर एक बात बताइए आप, सर एक बात बताई थी आपने कि जुपिटर कोई कभी मटेरियल चीजों को टच नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैरिज तो एक मटेरियल गिनी जाएगी ना? नहीं, मटेरियल तो है ही है, भोग का स्थान है। वाई टू अंडरस्टैंड कि ये सबसे खराब है, भोग का स्थान। गुरु को अगर आप ऐसी जगह ले जाके बैठा देंगे तो क्या कैसे फील करेगा गुरु जो है, he's totally he gets disturbed कि मुझे कहाँ आप ले आए हो। So that's why we say that the position of Jupiter in the 7th house is the worst house, worst position of Jupiter। कई बार इसमें उच्च का भी होता है तो फिर उसमें और खराब गिना जाता है। देखिए दो चीजें, आपने कहा उच्च का जुपिटर हो तो शादी आंखें बंद करके, not in the 7th house, again I'm saying not in the 7th house actually, क्योंकि मैंने फिर कहा कि पोजीशन ऑफ ए प्लैनेट कि किस हाउस में है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द जोडियक। और भोग का स्थान है वो जुपिटर, जो आपका मेन प्लैनेट है प्रॉस्पेरिटी का, वो तो खराब ही हो गया, फिर क्या रह गया लाइफ में? आपकी शादी खराब हो गई तो फिर क्या बचा? जी हाँ। तो मैंने लास्ट टाइम पूछा था 6 नंबर अगर 10 नंबर अगर 6 हाउस में लगा हो और वहां जुपिटर हो, मतलब नीच का जुपिटर, हाँ। वो भी अच्छे इफेक्ट्स देगा, बिकॉज गुरु यू सेड वाज ऑलवेज गिविंग गुड इफेक्ट्स। देखिए कोई भी हम जब देखते हैं प्लैनेट को तो कोई भी योग बनता है, जैसे कि एस्पेक्ट हुआ जुपिटर का 10th हाउस के ऊपर, 12th हाउस के ऊपर और 2nd हाउस के ऊपर।
अब अगर उच्च का जुपिटर है तो नेचुरली उसका एस्पेक्ट दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। एक नीच का गुरु है तो उसको हमें दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि उच्च का है तो इसका मतलब मान लीजिए कि इनहेरिटेंस में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। एक मान लीजिए आप किसी बहुत ही हाई स्टेटस फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो वहां से जो इनहेरिटेंस में मिलेगा दैट विल मच मोर देन व्हाट यू गेट व्हेन जुपिटर इज डेबिलिटेटेड इन द 6th हाउस। 6th हाउस में भी मिलेगा लेकिन उससे कम मिलेगा। खराब नहीं है वो, बट नेचुरली द लेवल it's not bad, but the level will go down. debilitation in 6th house is naturally weak हो गया प्लैनेट तो वो जितना एस्पेक्ट तो कर रहा है लेकिन वो एज ए वीक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो उसकी कैपेबिलिटी कम है देने की, लेकिन देगा जरूर। ओके या सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मेरी फ्रेंड का जुपिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है, 11 नंबर की लगन है जी। तो उसको तो मतलब 10 नंबर का नीच का जुपिटर बैठा हुआ है 12th हाउस में, लेकिन अभी तक उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। किसने कहा कि जुपिटर 12th हाउस में बैठे खराब करता है? वो त्रिक हाउस हो गया ना, त्रिक भाव में। देखिए जुपिटर जो है इससे मोक्ष का स्थान है 12th हाउस, आप ध्यान रखिए जी। और मोक्ष के हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि जो बेस्ट पोजीशन होती है जुपिटर की दैट इज इन द 1st हाउस, त्रिकोण हाउस उसको कवर करता है। और सेकंड बेस्ट मैंने कहा कि 4th हाउस, वहां से तीनों मोक्ष स्थान को कवर करता है। बट हमने क्यों कहा 4th हाउस में ही, क्यों कहा? हम कह सकते थे 8वें में भी और 12वें में भी वही पोजीशन है, वहां से भी तीनों के मोक्ष स्थान को कवर करता है जी। लेकिन वो और स्थान में बैठ के 8वें और 12वें में जुपिटर वीक हो जाएगा। मोक्ष स्थान को तो कवर करेगा बट दैट विल नॉट बी द बेस्ट पोजीशन इन द मोक्ष स्थान। मोक्ष स्थान में बेस्ट पोजीशन 4th हाउस में रहेगी, लेकिन जुपिटर को किसी ने नहीं कहा कि 12th हाउस में खराब है या 8th हाउस में खराब है, ये मोक्ष के स्थान है। एक तो 12th हाउस में हो गया, फिर नीच का हो गया, तो दो खराबियां आ गई ना सर उसमें। नहीं 12th हाउस में तो अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मोक्ष का स्थान है, मोक्ष के स्थान में मोक्ष का प्लैनेट खराब नहीं होता है। अच्छा या ठीक है सर, थैंक यू। और कोई आप पूछना चाहते हैं सवाल? हेलो सर, ये अभी आपने सर कहा कि हेलो तो एक सब बोलने लगे। हेलो सर जी जी, ये अभी आपने भाव पर बात की, तो भाव मध्य लेने के लिए हमें भाव 30 डिग्रीज लेना है या श्रीपति पद्धति या तो कोई और पद्धति से निकालना है? नहीं देखिए 2-3 पद्धति हैं, बट व्हाट वी डू एक्चुअली कि जब हम भाव चलित बनाते हैं तो वी टेक द हेल्प ऑफ 2 पोजीशंस। वन इज द लगना जो आपके पास ऑलरेडी आ गई है, और दूसरा हम जो कैलकुलेट करते हैं एफएमआरई से दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द 10th हाउस। तो इन 2 पोजीशन की मदद से देन वी कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ ईच हाउस। तो दैट इज द बेस्ट मेथड जो नॉर्मली लोग ले लेते हैं 30 डिग्री का, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ईच हाउस में नॉट बी 30 डिग्री एक्चुअली। तो आपको 2 पोजीशन लेकर, जो लग्न हो गया, एक तो मिड पॉइंट ऑफ द 1st हाउस और सेकंड जो मिड हेवन बोलते हैं जिसको मिड पॉइंट ऑफ द 10th हाउस, इन 2 पॉइंट्स को लेकर देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ ईच हाउस। ओके, थैंक्स सर। सर एक चीज और पूछनी थी, आप कह रहे थे कि भाव चलित को देखना चाहिए, तो हम फिर डायरेक्ट भाव चलित को ही क्यों नहीं देख लेते? वो D1 में क्यों देखते हैं जब असर उसको भाव चलित ही देना? अभी देखिए फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने कहा दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि प्लैनेट इन विच साइन इन द जोडियक एंड प्लैनेट इन विच हाउस इन द हॉरोस्कोप एक्चुअली। और जो भाव चलित है उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्लैनेट किस साइन में है, क्योंकि एक भाव में 2 साइन भी हो सकते हैं। हाँ वो तो है। तो इसलिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं कि प्लैनेट किस साइन में है और प्लैनेट किस हाउस में। देखिए कभी भी आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें प्लैनेट के रिजल्ट दिए होते हैं। शुरू में देता होता है कि ये प्लैनेट अगर इसी साइन में है तो मेष में है तो वृष में है तो ये रिजल्ट होंगे, और उसके बाद वो हाउस के रिजल्ट होते हैं कि 1st हाउस में तो ये, 2nd में है तो ये, 3rd में है तो ये। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू कंसीडर हाउस और साइन दोनों आ जाते हैं। No, both are important, both are equally important, but what I'm saying कि house is much more important than the sign. Right, sir. Yeah.
Sir, we might end in 2 or 3 minutes. So would you like to conclude? सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। हाँ सर हमें जैसे भाव चलित लेना चाहिए या हम ग्रह चलित भी ले सकते हैं? ग्रह चलित क्या होता है? जैसे भाव चलित सर, जैसे लियो लगन है मान लें किसी का 28 डिग्री का, हाँ हाँ और प्लेनेट मान लो 2-2 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो हम लगन लियो ही रखे, प्लेनेट पीछे कर ले या नहीं? देखिए उसके पूरा कैलकुलेशन का मेथड है। जो भी हम लगन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। ध्यान रखिए आप, दैट इज नॉट द एंड और द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। जी सर। और फिर हम जो जितने भी आपकी एफएमआरएज हैं उसमें 10th हाउस की पोजीशन भी दी होती है, विच इज यूनिवर्सल, सेम होती है सबके के लिए। जी सर। तो हम जो है 10th हाउस की पोजीशन भी देख लेते हैं जी, और उसके बाद हम हर हाउस का एक्सटेंड निकालते हैं कि कहाँ पर शुरू हो रहा है, कौन सा उसका मिड पॉइंट है, कौन सा उसका एंड पॉइंट है। ठीक है। तो उससे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। जो हम लोग ये अंदाजे से ले लेते हैं, दैट इज नॉट ए राइट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्ते। हेलो। तो इसका नेटवर्क खराब है थोड़ा सा। चलिए, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। सिंह लगन है सर, और उसके अंदर में जो आवाज नहीं आ रही आपकी। Amit जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। Let us keep your question for the next time. It is time to end the meeting. Thank you, sir. Thank you, Jan sir. Thank you so much. And I hope to see you very soon. Thank you, sir. Okay. Time permit. Thank you. Okay. We'll continue with the other things actually. Thank you, sir. Sure, sir. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Bye. थैंक यू जी।